मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है वो है हमारा कि सर पेपर 2 की बात करें, स्टेट पेपर 2 की बात करें। तो ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है वो 2023 में आया था और 2024 में कोई सिलेबस नहीं आया, फिर नया 25 में नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि यही सिलेबस बार बार चलेगा। और इस सिलेबस में कम नहीं, बहुत ज्यादा दिया गया है। तब भी हम पूरा पार करेंगे और एक ही क्लास में सबको कवर करेंगे। जी हाँ, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि एक रिकॉर्ड मेरा ही है। जब पूरा सिलेबस हमने पढ़ाया था, पूरे लिटरेरी वर्क को कवर किया था, और ये भी मेरा वीडियो उस हिस्ट्री को, उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। एक नामी गिरामी चैनल के माध्यम से एक टकला टीचर आता है, आपको पढ़ाता है एस्टेट के बारे में, वो कोई और नहीं, मैं ही था, एस के यादव थे। ठीक है जी। तो ये सिलेबस किसका है? तो उच्च माध्यमिक। जी हाँ, बिहार में उच्च माध्यमिक यानी +2 कह ले, यानी 11 और 12 का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, 11th और 12th का टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको पेपर 2 स्टेट देना पड़ता है। जी हाँ। और सब्जेक्ट कौन सा जी? तो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। कौन सा है? इंग्लिश। तो यदि आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस का रंग रूप आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा कलर कर दिया गया है, क्योंकि इसको अपने ढंग से फिर से तैयार किया गया है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और क्लियर हो गया है। अगर आप ये सिलेबस चाहते हैं, इस फॉर्मेट में चाहते हैं, इस रंगीन फॉर्मेट में चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम भी वही है, स्काई इंग्लिश क्लासेस। जी हाँ, स्काई इंग्लिश क्लासेस। तो यहां से जुड़ जाइए और ये जो है आपको मिल जाएगा रंगीन, ठीक है जी, पीडीएफ। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो भी वर्क दिए गए हैं, जो भी वर्क दिए गए हैं, खासकर लिटरेरी वर्क की हम बात कर रहे हैं, जो कि 100 प्लस है, 100 प्लस है। जी हाँ, 100 प्लस है। उसको हम बारी बारी से कवर करेंगे। इस क्लास में आपको सारे लिटरेरी वर्क, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्पेंसर्स का सोनेट नंबर 67 है, जैसे कि लाइक एज ए हंट्समैन, या फिर इन ओल्ड एज शेक्सपियर साहब का है। ये सारे सोनेट्स को बारी बारी से कवर करेंगे। इनका एक तरह से समरी बता देंगे, इनके बारे में बता देंगे, ताकि इनका जब भी जिक्र हो तो आपको ये ना लगे कि अनसुना है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आपके पास जानने के लिए, बताने के लिए बहुत सारी चीजें होगी। इस क्लास को अटेंड करने के बाद क्लास हो सकता है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ज्यादा यूजफुल और आपके एग्जाम ओरिएंटेड जरूर होगा। जी हाँ, तो दिल थाम के बैठिए, आज की क्लास में पूरा कवर हम करने वाले हैं। तो 100 प्लस वर्क की हम बात करेंगे, फोकस करेंगे केवल वर्क पे, जो कि आपका ब्रिटिश इंग्लिश का हो, इंडियन इंग्लिश का हो, चाहे अमेरिकन इंग्लिश का हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे दलित वाला लिटरेचर हो, सबको कवर करेंगे बारी बारी से। तो मुख्य हमारा फोकस रहेगा वर्क पे, जो कि 100 प्लस है। क्लियर है जी? चलिए आगे आगे हम अलग अलग यूनिट को तो डिवाइड करेंगे ही। यूनिट के अंदर जो आप देख सकते हैं कि जैसे ब्रिटिश पोइट्री की बात कर रहा है, तो ब्रिटिश पोइट्री में आप देख सकते हैं यहां से लेकर कहां तक, यहां तक है, ये ब्रिटिश पोइट्री की बात किया है। तो इस सेक्शन को अलग से फिर आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि और चीजें क्लियर हो जाए और ज्यादा एमसीक्यू बेस्ड हो जाए। और एमसीक्यू तो लाएंगे ही लाएंगे। तो दिल थाम के बैठिए। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि एस्टेट आपको फ्री में पढ़ाएंगे, कहीं भी किसी का क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग जाएगा कि वाकई सर ने मेहनत किया है, और ये मेहनत आपके जीवन में रंग लाएगा, और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आप भी सोचेंगे कि समय ज्यादा ले रहे हैं। तो यूनिट 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट इंग्लिश है 100 मार्क्स का। उसमें आप नंबर 1 में क्या देख रहे हैं? तो नंबर 1 में देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको फ्रेश कर देते हैं ताकि चीजें क्लियर ज्यादा हो जाए, ठीक है ना? और क्लियर हो जाए तो ज्यादा ढंग से हम लोग समझ पाएंगे। देखिए जरा सा, ये क्या कह रहा है जी? तो कह रहा है कि यूनिट यूनिट आपका कौन सा हो गया? एक मिनट जरा सा, ये ले लिया जाए। चलिए, यूनिट आपका हो गया 1। यूनिट 1 में इंग्लिश, इंग्लिश ये इससे ज्यादा बेहतर है, कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये सीधा जाता है, शायद ये सीधा जाता है। चलिए, ठीक है जी। या ठीक है। तो यहाँ यूनिट 1 सब्जेक्ट इंग्लिश 100 मार्क्स। इसमें आप 1 नंबर में क्या देख रहे हैं? तो ब्रिटिश पोइट्री, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोइट्री एंड द फॉलोइंग पोएम्स। ठीक है जी। इसमें क्या है जी? तो पहला आपका क्या है? तो स्पेंसर साहब का सोनेट नंबर 67 है, लाइक एज ए हंट्समैन। मैं आपको बता दूं, इन्होंने टोटल सोनेट कितना लिखा है जी? तो 89 लिखा है।
ठीक है। 89 जो सोनेट्स का कलेक्शन है उसका नाम है एमोरिटी। क्या नाम है जी? तो एमोरिटी नाम है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये एमोरिटी नाम का जो इनका कलेक्शंस ऑफ सोनेट है, जिसका 67 नंबर सोनेट को यहां मेंशन किया गया, ये आप लोग पढ़ लीजिए एस्टेट के लिए, लाइक एज ए हंट्समैन। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये एमोरिटी जो है ये किसको डेडिकेट किया गया है, या कह लो ये टोटल जो 89 सोनेट्स है ये किसको डेडिकेट किया गया है स्पेंसर साहब के द्वारा। तो इनकी पहले महबूबा रही, बाद में वाइफ बनी, जिनका नाम है एलिजाबेथ बोयल। क्या नाम है जी? एलिजाबेथ बोयल। ठीक है, तो हम मैक्सिमम चीजें बोल के ही कवर करेंगे, क्योंकि हर चीजों को लिखेंगे तो फिर शायद कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एलिजाबेथ बोयल के को डेडिकेट करते हुए 89 सोनेट्स लिखते हैं, और उसमें ये 67 की हम बात कर रहे हैं। तो ये 67 यानी लाइक एज ए हंट्समैन। हंट्समैन का मतलब क्या होता है जी? तो शिकारी होता है। तो शिकारी की तरह, अब शिकारी का काम क्या होता है? तो शिकार करना। शिकार, अगर कोई शिकारी और शिकार का बात दिमाग में आता है तो बात आता है कि कोई शिकारी है जो कि हिरण का शिकार करना चाहता है। तो वैसे ही ये अपने प्रेम को समझा रहे हैं कि मैं अपनी प्रेमिका को का शिकार करने के लिए लगातार, मतलब लंबे समय तक प्रयास करता रहा, पर सफलता नहीं मिली और थक के मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने क्या देखा कि प्रेमिका यानी जो शिकार है वो स्वयं आकर आत्मसमर्पण कर देती है ना, वो स्वयं मेरे पास आ जाती है। तो अंत में इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? अंत में इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सच्चा जो प्यार होता है वो जबरदस्ती हासिल नहीं किया जाता, बल्कि वो स्वेच्छा से आपका हो जाता है। अगर देवी कृपा रहा तो आपका हो जाएगा, इसलिए उसे जबरदस्ती हासिल करने का प्रयास ना करें। उसके बाद आता है स्पेंसर साहब का सोनेट 127। तो इन्होंने जो टोटल सोनेट लिखा है ये आपको भी पता होगा 154 लिखा है, जिसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 1 से लेकर 126 तक ये कहते हैं कि ये जो है हम किसको डेडिकेट कर रहे हैं, ये किसके बारे में है? तो इनका 1 से लेकर 126 जो है ये फेयर यूथ के बारे में है ना, कि फेयर यूथ होगा, गोरा लड़का होगा तो उससे गोरे संतान होंगे। उसके बाद 127 जिसकी जिक्र यहां हुई है इन ओल्ड एज, तो 127 से लेकर 152 तक ये जो है किसको डेडिकेट करते हैं जी? तो ये डेडिकेट करते हैं आपका डार्क लेडी को। जी हाँ, जिस डार्क लेडी के पार्ट से हम लोग ये जिक्र कर रहे हैं इन ओल्ड एज, डार्क लेडी यानी काली सांवली महिला कह लीजिए। उसके बाद दो जो है आपका 153 और 54 जो है ये डेडिकेट किसको करते हैं? तो ये डेडिकेट करते हैं गॉड ऑफ लव यानी कह दो क्यूपिड को। ठीक है जी, हाँ। तो अब बात कर रहे हैं इन ओल्ड एज। इन ओल्ड एज कहने का मतलब पुराने जमाने में, पुराने समय में। जी हाँ, पुराने समय में क्या होता था? तो जो सुंदरता का बखान पुराने समय में किया जाता था, सुंदरता को लेके जो शब्द गढ़े जाते थे, तो ये कह रहे हैं कि उससे भी ज्यादा सुंदर हो, वो सुंदरता के शब्द भी तुम्हारे आगे फीके पड़ जाएंगे। यदि मैं खोजना शुरू करूं तो वहां भी जवाब तुम्हारे सुंदरता का नहीं मिलेगा, ये सुंदरता तुम में है। तो यहां इन ओल्ड एज का मतलब पुराने जमाने में, ये नहीं कि पुराने हो जाने पर, बुढ़े हो जाने पर, ये मतलब नहीं है। तो पुराने जमाने में, समझ गए जी। अब बात करते हैं जॉन डन के द सन राइजिंग की। अरे भैया, जॉन डन का जो लव पोयम है ना भैया, वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि इन्होंने अपने लव पोयम में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, अगर कोई लिटरेचर का विद्यार्थी पढ़ता है तो वाकई वो आशिकाना हो जाएगा, वाकई वो लव के दुनिया से उसका नाता टूट हो जाएगा, आशिकाना, और उसमें दीवानगी और मतलब उस तरह की एक्टिविटी आ जाएगी। इसलिए इंग्लिश के टीचर से लोग इस तरह की उम्मीदें करते हैं, या फिर ज्यादा आकर्षित भी होते हैं, क्योंकि उनका बात व्यवहार ही कुछ ऐसा होता है, क्योंकि वो पढ़े ही कुछ ऐसे होते हैं। ये कह रहे हैं कि जॉर्डन साहब द सन राइजिंग के बारे में क्या कह रहे हैं पता है? मतलब आप सुनोगे ना तो आप भी हैरान हो जाओगे कि सन राइजिंग मतलब ऐसा भी कुछ होता है क्या? एकदम होता है। ये कह रहे हैं क्या, पहले तो ये कविता प्रेम की शक्ति और राइटर के अहंकार का प्रतीक है। कवि सूरज से शिकायत करते हैं कि वो उनके और प्रेमिका के निजी और प्यार भरे पलों में दखल ना दें।
अब मान के चलो कि रूम में हम और मेरी प्रेमिका सोए हुए हैं, या फिर हम छोड़ दो भैया, लेखक और उनकी प्रेमिका सोए हुए हैं, तो खिड़की खुली हुई है, सुबह होगा तो सूर्य की रोशनी एंटर मारेगी, रूम में प्रवेश करेगी। उसको किसी से पूछना पड़ेगा क्या सूर्य की रोशनी से? सूर्य जो पृथ्वी से कितना बड़ा है, और उसकी जो रोशनी है हमें पावर देती है, हमें जीवन देती है, उसे किसी से पूछना पड़ेगा क्या? वो तो निर्जीव हम मानते हैं, तो उसे किसी से पूछना पड़ेगा क्या? नहीं पूछना पड़ेगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि आपको पूछना चाहिए। ठीक है, आपका ड्यूटी है सुबह में जगाना, लेकिन आप किसको जगाओगे? स्कूल जाने वाले बच्चों को जगाओ, ड्यूटी में जाने वाले बच्चों को जगाओ, रोजी रोटी के लिए सुबह उठ के कमाने जाने वाले लोगों को जगाओ। हम प्रेमी प्रेमिका जो अपने दुनिया में मग्न है, हमारा दुनिया यही है, हमको डिस्टर्ब करने क्यों चले आए? आए समझ में? तो ऐसी ऐसी बातें वो कहते हैं, समझ रहे हैं ना? तो ये द सनराइजिंग उसी इसी में ये सारी बातें हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर पोप, द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक, कैंटो 1, 2 और 3 की बात अगर करें, जो 1714 का एडिशन है, अगर इसकी बात करें सर, तो इसमें हम क्या पाएंगे? इसमें जो लेखक हैं जिनका नाम क्या है जी, अलेक्जेंडर पॉप। ये जो द रेप ऑफ द लॉक का मतलब क्या है सर? द रेप ऑफ द लॉक, रेप का मतलब तो अगर आप देखोगे तो इसका मतलब तो बलात्कार करना होता है, या फिर चीजों को काटना या हैरेस करना, या फिर उसको छीन लेना, ऐसा कुछ हानि पहुंचाना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो रेप ऑफ द लॉक, लॉक कहने का मतलब बालों का गुच्छा, जो बालें औरतें बांधती है उसका गुच्छा। तो उसके गुच्छे पे ये लिखा गया है कैसे उसको काटा जाता है किसी व्यक्ति, किसी रईस व्यक्ति के द्वारा, और कैसे उनके दोस्तों के बीच में बखेरा खड़ा होता है, इसके बारे में लिखा गया है। कहा जाता है ये एक मॉक हेरोइक पोयम है, या मॉक हेरोइक पोइट्री है, या एपिक भी कहा जाता है, क्योंकि लंबा है इसलिए एपिक भी कहा जाता है। ये मॉक कहने का मतलब क्या है? मॉक कहने का मतलब मजाकिया अंदाज। हेरोइक कहने का मतलब जिसमें होमर के एलियाड या फिर वर्जिल के एनिड जैसे स्टाइल का प्रयोग किया गया है ना, हेरोइक कपलेट का प्रयोग किया गया है, उस स्टाइल को फॉलो करके लिखा गया है। लेकिन ये घटना एक तुच्छ घटना है, आप समझ सकते हैं। कहाँ ट्रोजन वार के बारे में लिखा लिखा जाना, कहाँ गॉड के बारे में लिखा जाना, किसी वीर गाथा के बारे में लिखा जाना, तो वहां एपिक कहा जाए तो शोभा देता है। लेकिन ये बालों को काटने की घटना पे अगर लिखा जाएगा और उन स्टाइल का प्रयोग किया जाएगा तो एक मजाक ही उड़ेगा ना। तो इसलिए क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है मॉक हेरोइक पोयम। क्या कहा जाता है सर? इसको कहा जाता है मॉक हेरोइक पोयम। ठीक है जी, क्योंकि छोटी सी घटना पे है। घटना क्या है? तो बेलिंडा नाम की एक सुंदर खूबसूरत महिला है ना, जिसकी जिसकी बालों की रखवाली जो है एरियल यानी एंजल्स करते हैं। और आगे पाया जाता है कि एक मतलब कि रईस घर का लड़का जिसका नाम है लॉर्ड पीटर, वो जो है शर्त लगाता है अपने दोस्तों के बीच, और उस खूबसूरत महिला का बाल काट लेता है, उसके चोटी काट लेता है, और उसके दोस्तों के बीच में बखेरा खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार की बातें इस कैंटो में की गई है। टोटल इसमें 5 कैंटो है। ठीक है जी, 5 कैंटो है, जिसमें से 1, 2, 3 का जिक्र स्टेट कह रहा है कि आपको पढ़ लेना है। विलियम ब्लेक का द लेम एंड द टाइगर की अगर बात करें, द लेम और द टाइगर दोनों ऑपोजिट है। क्योंकि आप अगर द लेम की बात करें, द लेम जहां अगर द लेम की बात करें सर, तो द लेम किस चीज का प्रतीक है? तो द लेम प्रतीक है जैसे इनोसेंस का, जेंटल का, प्योरिटी का। वही जब टाइगर की बात करें तो ये एक्सपीरियंस या पावर या फिर फियर, वायलेंस का प्रतीक हो जाता है। तो मतलब एक दूसरे का अपोजिट है। अगर समाज में व्यक्तियों का इससे जिक्र करें तो आप कह सकते हैं कि जो लेम होगा, जो इनोसेंस होगा, जेंटलनेस होगा, प्योरिटी को शो करेगा, उसको टाइगर के द्वारा हमेशा हैरेस किया जाएगा, उसको सताया जाएगा। ऐसी कुछ चीजों को यहाँ जिक्र किया गया है विलियम ब्लैक के द्वारा। क्लियर है जी? अगर वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे कहे तो ये टिंटन एबे एक्चुअली कविता का जो नाम है, इसका अगर फर्स्ट लाइन देखिए तो इसका दूसरा नाम भी होता है लाइन्स रिटन ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, है ना। और ये लिरिकल बैलेड का लास्ट पोएम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के द्वारा लिखा गया था, अंतिम पोएम माना जाता है। ठीक है, तो टिंटन एबे जो है, एबे कहने का मतलब एक मठ या फिर एक खंडहर। उस जगह पे एक वाई नदी है, वाई नदी के किनारे ये है जो कि यूके में है। तो वही का एक नजारा है जहां पे लेखक जो है दोबारा विजिट करने जाते हैं। वर्ड्सवर्थ जो है अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ दोबारा विजिट करने जाते हैं, तो वो वहां का प्राकृतिक नजारा जो देखते हैं, उससे जो पास्ट और प्रेजेंट का अनुभव होता है, उसे वो इस टिंटन एबे में शामिल करते हैं, जो कि एक नेचर बेस्ड पोयम माना जाता है। ठीक है नहीं, क्योंकि इन अगर वर्ड्सवर्थ साहब को कहे तो इनको नेचर लवर या फिर नेचर पोएट भी कहा जाता है,
क्योंकि लिरिकल बैलेड के आने से जो रोमांटिक एज की शुरुआत माना जाती है, तो रोमांटिक एज का जो कोर या फिर जो फंडामेंटल थॉट था वो था फोकस ऑन नेचर। ठीक है जी। अगर हम बात करें पीबी शैली जी, इनका पूरा नाम है पीबी शैली। क्या नाम है जी? पीबी शैली। अगर यहाँ स्पेंसर साहब का पूरा नाम देखें तो एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर का नाम पूरा देखें तो विलियम शेक्सपियर, जॉन डन का पूरा नाम देखें तो इनका तो पूरा नाम है ये है ना, वर्ड्सवर्थ का नाम पूरा देखें तो इनका भी नाम विलियम वर्ड्सवर्थ, और यहाँ पीबी शैली। ठीक है जी। हाँ, ओजी मेंडियास। ओजी मेंडियास क्या है? एक्चुअली ये ओजी मेंडियास की अगर बात करें तो ये ओजी मेंडियास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है किंग्स ऑफ किंग। जी हाँ, राजाओं का राजा, है ना, राजाओं का राजा, जिसने विशाल मूर्ति, मतलब जिसने विशाल मूर्तियां और मंदिर मंदिर बनाई हो, जिससे उसके अहंकार और कभी ना खत्म, कभी ना समाप्त होने वाले साम्राज्य, उसके विरासत की गाथा गाई जाती हो। लेकिन आज जब ये ओजी मेंडियास लिखा गया, उस समय की जो घटना है कि उसका एक विशाल मूर्ति उसके शहर के बाहर बनाया हुआ है और उस मूर्ति का सर टूट गया है और वो रेगिस्तान में धंसा हुआ है ना, ओजी मेंडियास उस राजा का, राजाओं के राजा का। लेकिन वो अपने राजकाल में ये समझता था, जब वो जीवित था, वो ये समझता था कि हमारा साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा, हम ही श्रेष्ठ रहेंगे और हमारा नाम गाथा हमेशा अमर रहेगा। लेकिन आज हाल ऐसा है कि उसकी मूर्ति भी सुरक्षित नहीं है, उसकी मूर्ति का जो धड़ है वो कट के रेगिस्तान में धंसा हुआ है। तो ये क्या बताया गया है? तो ये बताया गया है कि समय के चक्र के आगे किसी का नहीं चलता, समय से बड़ा और प्रकृति से बड़ा कोई नहीं होता, है ना। ये इस ओजीमेंडियास का थीम है या फिर कह सकते हैं कि लेसन है। ठीक है जी। हाँ, किट्स कहने का मतलब यहाँ जॉन किट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है जी? तो जॉन किट्स की बात हो रही है। जॉन किट्स का ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। ग्रेशियन अर्न कहने का मतलब क्या हुआ जी? तो ग्रेशियन अर्न कहने का मतलब हुआ यूनानी कलश। ये कलश यानी सुराही कह सकते हैं, उस पर यह कविता लिखी गई है। तो वो कहते हैं, क्योंकि भैया कवि है और कवि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कवि जब लिखेंगे कोई चीज तो वाकई उसमें बहुत सारा सार होगा। तो इस पे बने चित्र जो कि अस्थाई है, क्योंकि उस पे जो चित्र बना दिया गया है वो तो खत्म नहीं होगा ना, वो अस्थाई है। इंसान भले ही आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो चित्र, जो नक्काशी, जो मूर्तियां बना दी जाती है, जो वो लिख के चला जाता है, वो सदा अमर रहता है। तो अगर हम समाज को कुछ दे के जाना चाहते हैं, हमारे बाद भी हम चाहते हैं कि वो जीवित रहे, तो हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जब हम लोगों के दिल में बस जाए और हमारी वो मूर्तियां बनाए या फिर हमारी नक्काशी बनाए, हमें याद किया जाए। तो वो कह रहे हैं कि जो उस कलश पे बनी हुई चित्र है वो अस्थाई है ना। हाँ, वो अस्थाई है, क्योंकि वो एक लाइन कहते हैं ना, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। ये कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इंसान जो है वो अस्थाई है। तो इस तरह से वो कंपेयर करते हैं। टेनिसन साहब का जो ब्रेक 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 है, ये टेनिसन साहब का जो ब्रेक 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 है, जिस इनका पूरा नाम अगर कहे तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। जी हाँ, अल्फ्रेड अल्फ्रेड लॉर्ड, LORD, लॉर्ड टेनिसन है। ये ब्रेक 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 नाम का जो एलिगी है, एक तरह का कह सकते हैं, एक शोक गीत है। ब्रेक 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 कहने का मतलब टूटो टूटो टूटो, या टूट जाओ टूट जाओ टूट जाओ, टूटना का एक संकेत है। ये टूटना क्या? तो ये समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और समुद्र की जो लहरें आ रही है और फिर टूट के फिर वापस चली जा रही है, तो ये समुद्र की लहरों का टूटना, या कह सकते हैं कि कवि के मन में उनके मित्र जो मरे हैं उनकी यादें हैं, जिससे उनका दिल जो है टूट रहा है ना, मित्र के लिए वो तड़प रहे हैं, तो उन यादों का भी टूटना एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, उसके बाद अर्नोल्ड साहब, जिनका पूरा नाम है मैथ्यू अर्नोल्ड, इनका जो है द स्कॉलर जिप्सी, इसके फर्स्ट 200 लाइंस की बात की गई है। तो जो स्कॉलर जिप्सी एक्चुअली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो छात्र हैं, जो क्या करते हैं, जो जो जिप्सी होते हैं, जो घुमंतू लोग होते हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं ताकि उनके कल्चर को, उनके गीतों को वो जान सके और सुन सके, उसका अर्थ जान सके, उसे आगे लिख सके। इसके लिए वो लोग जो है स्कॉलर जिप्सी का जो है ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। तो जिप्सी तो हो गया वो जो घुमंतू लोग हैं, स्कॉलर कहने का मतलब यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा द स्कॉलर जिप्सी। ठीक है जी। हाँ, WB8 का जो है द सेकंड कमिंग और सेलिंग टू बाइजेंटियम,
ये बड़ा ही मजेदार है, समझिएगा जरा सा। द सेकंड कमिंग का मतलब क्या हुआ? द सेकंड कमिंग का मतलब दोबारा वापसी। ये दोबारा वापसी आना, दोबारा फिर से आना, ये किसको कहा जा रहा है? द सेकंड कमिंग में किसकी बात हो रही है? तो द सेकंड कमिंग में एक्चुअली बात हो रही है किसकी? तो ये बात हो रही है आपके, किनकी बात हो रही है जी? तो ये बात हो रही है फिर से ईसा मसीह के आने की बात हो रही है। जी हाँ, वो कहा जा रहा है कि फिर से जीसस आएंगे, है ना, और न्याय, शांति, सच्चाई बहाल करेंगे इस कलयुग में, वो फिर से आएंगे, ऐसा कहा गया है। इसका मतलब सेकंड कमिंग का मतलब वही, ठीक है नहीं? तो सेकंड कमिंग का जो पहला लाइन है, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, ये जो पहला लाइन है, इसी लाइन का पहला शब्द जो है द थिंग्स फॉल अपार्ट, इससे एक रचना भी है, आगे आपको देखने को मिलेगा, जो इस लाइन से चुराया गया है, इस लाइन से लिया गया है। किसने लिखा है कमेंट करके आप बता सकते हैं, लेकिन आगे देखने को मिलेगा। सेलिंग टू बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम मतलब नाव से जाना, कहां? बाइजेंटियम जाना। तो ये बाइजेंटियम क्या है सर? तो बाइजेंटियम एंशियंट नाम है, किसका नाम है? तो कॉन्स्टेंटिनोपोल। जी हाँ, कॉन्स्टेंटिनोपोल का नाम है। ये कॉन्स्टेंटिनोपोल क्या है? तो प्लेस वेयर आर्ट, रिलीजन एंड लाइफ वेयर गुड, जहां पे कला, संस्कृति, जीवन सब कुछ मंगलमय था। होली सिटी ऑफ आर्ट एंड इंटरनिटी कहा जाता था जिसे, उस बाइजेंटियम की बात है ना? अगर प्रेजेंट नाम कहें उसका तो वो इस्तानबुल हो चुका है, जिसे टर्किस ने जीत लिया था, बाद में उसका नाम इस्तानबुल कर दिया। तो उसी बाइजेंटियम में जाना, उस बाइजेंटियम पे जाना मतलब आर्ट कल्चर को समझने के लिए जाना, उसकी खूबसूरती को जानने के लिए जाना, है ना? तो सेलिंग टू बाइजेंटियम, WBH, और द सेकंड कमिंग, WBH। टीएस एलियट साहब का द हॉलो मैन, ये हॉलो मैन क्या कहता है सर? हॉलो का मतलब क्या होता है जी? खोखला। हॉलो का मतलब क्या होता है जी? खोखला। तो खोखला आदमी, एम्प्टी कह सकते हैं, खोखला आदमी। और ये खोखला आदमी कौन? ये वर्ड कहां से आया? तो ये आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, जी हाँ, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो मोरलिटी का, या मोरली, या कहे मोरली, इमोशनली, स्पिरिचुअली जो लोग एम्प्टी हो गए, एक दूसरे का दुख दर्द नहीं समझने लगे, पूरी तरह से दुनिया जो है कैसे पैसे के पीछे भागने लगी, सेल्फ थाउट, सेल्फ मोटिव के पीछे भागने लगी, एक दूसरे से किसी को मतलब नहीं रहने लगा। द होलो मैन यानी आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद की स्थिति को इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए, या फिर उसकी व्याख्या करने के लिए द होलो मैन टीएस एलियट साहब लिखते हैं। फिलिप लर्किन साहब का जो है चर्च गोइंग, ये चर्च गोइंग का दोहरा अर्थ है सर। चर्च गोइंग का मतलब ये भी हो सकता है कि चर्च जाओ, नमाज करो, है ना, पूजा करो, अगर हिंदू हो तो पूजा करो, मुस्लिम है तो नमाज करो, या फिर आप जाके वहां चर्च में जीसस क्राइस्ट से प्रे करो, या गुरुद्वारा में जाओ, यानी चर्च जाना। कभी का काम है कि चर्च जाओ, नमाज करो। दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि ये भी अर्थ है इसका, चर्च का जाना यानी चर्च जाने का जो सिस्टम हुआ करता था वो लगभग अब समाप्त हो गया है। ईसाई धर्म की ये स्पेशली बात कर रहे हैं कि ईसाई धर्म में लगभग ये समाप्त हो गया है, ये पतन की ओर अब ईसाई धर्म जा रहा है, क्योंकि लोग चर्च जाना बंद कर दिए हैं। ऐसे समझ में? हाँ, ये एक तरह से कटाक्ष है, आयरनी है। सीमस हेनी का जो है, सीमस हेनी का पनिशमेंट, ये बहुत ही रोचक है। अगर पनिशमेंट कहें तो इसका मल्टीपल मीनिंग है सर। ये पनिशमेंट का अगर मतलब देखें तो मल्टीपल मीनिंग है, बहुत सारे मीनिंग है ये, ठीक है जी। जैसे कि अगर कहें, कवि जो है एक प्राचीन युग के एक लड़की के बारे में बता रहे हैं जिसे विश्वासघात करने, मतलब अपने समाज से उसने विश्वासघात किया था, और उसके समाज के लोग जो है जुल्म ढाते हुए उस पे क्या किए थे, तो एक दलदल में, पानी के दलदल में डुबा के उसे मार दिए थे। अब बहुत दिन के बाद उसका शव मिलता है, तो उसे देखकर उस पनिशमेंट के बारे में कवि लिखते हैं, और वो आगे ये भी कहते हैं कि एक तो पनिशमेंट उसको जो मिला वो तो है ही है, पनिशमेंट है ना, सजा तो ही है, लेकिन दूसरी सजा वो अपने आप को भी फील करते हैं कि अगर मैं उस समय लेखक होने के नाते या फिर एक आम आदमी होने के नाते उस समय, जिस समय इसे पनिशमेंट दिया गया होगा, उस समय अगर मैं रहता, है ना, तो क्या मैं उसके लिए खड़ा हो पाता, मैं उसके बचाव में खड़ा हो पाता? तो नहीं, मैं भी मुख्य दर्शक बन के उस तमाशे को देखता। तो ये भी मेरे लिए एक पनिशमेंट से कम नहीं है ना। और बहुत सारी इसमें पनिशमेंट की बात है, पनिशमेंट का अलग अलग एंगल दिया गया है, ठीक है जी।
चलिए, तो कुल मिला के हम लोगों ने जो ब्रिटिश पोइट्री है उसको कवर कर लिया है। तो कैसा लगा ये अभी तक, जरूर कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं हम लोग ब्रिटिश ड्रामा की। जी हाँ, ब्रिटिश ड्रामा यानी ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ड्रामा एंड द फॉलोइंग प्लेज। इसमें पहला प्लेज है क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस ये इसका एक मेन कैरेक्टर ही है, एक प्रोटोगनिस्ट है डॉक्टर फॉस्टस, जो एक स्कॉलर होते हैं, विद्वान होते हैं, लेकिन इन सबसे परे इनको लगता है क्या कि हमको जो है अब मतलब कुछ अलग करना चाहिए। अलग करने के चक्कर में यह क्या कहते हैं, जो सैटन होता है, जो लूसीफर होता है, जो कह सकते हैं कि किंग ऑफ एविल्स होता है, जो लूसीफर जिसको सैटन कहा गया है, राक्षसों का देवता जिसे कहा गया है, उसका आह्वान करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अपना सोल दे देंगे, अपना आत्मा दे देंगे, बशर्ते जब तक मैं चाहूं तब तक जो है, मतलब वो कुछ दिन का शर्त लगाते हैं कि तब तक तुम मेरी गुलामी करोगे और जो मैं कहूंगा वो करोगे। उससे सब कुछ करवाते हैं और अंत जब हो जाता है, समय पूरा हो जाता है, तो इस लूसी डॉक्टर फॉस्टर्स का जो है जो डॉक्टर फॉस्टर्स का आत्मा या फिर उनका जो जान जो है वो लेके चला जाता है सैटर्न। तो यानी एक ट्रेजेडी है, एक बहुत भयावह ट्रेजेडी है ना। तो क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस यह है, जिसमें डॉक्टर फॉस्टस मेन किरदार है। ठीक है, उसी तरह से अगर शेक्सपियर साहब का मैकबेथ देखें तो मैकबेथ भी एक तरह से कह सकते हैं मेन किरदार है, जिसमें किंग डंकन है और किंग डंकन की सत्ता को किस तरह से यह हासिल करता है, उनको कैसे मारता है और अपने दोस्त को भी कैसे मारता है, क्योंकि तीन चुड़ैलों ने इसके साथ भविष्यवाणी किया था कि तुम जो है राजा बनोगे, लेकिन तुम्हारे जो पूर्वज लेकिन उसका जो दोस्त होता है वो उसके साथ उनको वो चिड़ैले कह देती है कि ये जो तुम्हारा दोस्त है इसके संतान तुम्हारे बाद राजा बनेंगे। तो इसको हो जाता है कि भैया मैं राजा बनूंगा तो राजा अभी जो वर्तमान है उसको तो मार के बन जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद मेरे दोस्त के जो संतान है वो राजा बनेंगे, यानी मैं राजा नहीं रहूंगा, मेरे संतान राजा नहीं रहेंगे, मतलब इसको भी टपकाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारे सिस्टम के बीच में अड़चन आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार की कहानी है। अफ्रा वेन का द रोवर है। द रोवर कहने का मतलब क्या है? द रोवर कहने का मतलब आवारा अय्यास कह सकते हैं। ये बहुत ही मजेदार है, आप इसके बारे में जानेंगे। तो द रोवर अफ्रा वेन का जो है, रोवर कहने का मतलब कि आवारा अय्यास। अगर मैं आपसे पूछूं कि किन कवियों को आवारा या अय्यास कहा जाता था, तो आपके दिमाग में वो राजा आएगा जिसका नाम है चार्ल्स फर्स्ट, जिसके समय न्यूडिटी या फिर वुमेन अटैकिंग या फिर वल्गरिटी ये सब प्रचंड सीमा पे था, जिसके चलते सिविल वार भी हुआ, थिएटर भी बैंड हुआ और उसको बिहेडेड भी किया गया, उसका गला भी काटा गया चार्ल्स फर्स्ट का कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट के माध्यम से। तो इसका द रोवर का दूसरा नाम भी कहा जाता है द वेनिस्ट। क्या नाम कहा जाता है जी? इसका नाम कहा जाता है द वेनिस्ट। द वेनिस्ट ऐसे लिखा जाता है, द वेनिस्ट कैवेलियर्स भी कहा जाता है। कैवेलियर्स मतलब कि जो पोएट चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे उन्हें कैवेलियर पोएट्स भी कहा जाता था। तो वेनिस्ट मतलब कि जिनको वेनिस कर दिया गया है, जिन्हें एक तरह से बैंड कर दिया गया है। तो द वेनिस्ट कैवेलियर का मतलब ये टाइटल जो है का आवारापन और उनकी मौज मस्ती से भरी जीवन शैली को दर्शाता है और उनके बारे में ये बात करता है। द रोवर अफ्रा वेन ने लिखा है, यानी उस सदी के जो कवि थे, जो चार्ल्स फर्स्ट के समय के कवि थे, जो उनकी मौज मस्ती थी, जो उनका आवारापन था, उनकी जो जीवन शैली थी, उसके बारे में बताता। विलियम कॉनग्यू का लव फॉर लव, ये सारा चीज कवर कर रहे हैं, तो आपको एक तरह से सारे वर्क भी पढ़ने आ जाएंगे, सारे राइटर भी पढ़ने आ जाएंगे, है ना। सब कुछ पे बारी बारी से हम लोग काम कर दे रहे हैं। लव फॉर लव, लव फॉर लव कहने का मतलब क्या हुआ जी? तो प्यार के बदले प्यार। लेकिन ये एक तरह का आयरोनी है, कहने का मतलब है प्यार के बदले प्यार। सिंपली अगर टाइटल को देखें तो प्यार के बदले प्यार लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो समाज है, ये समाज तो पूरी तरह से बदल चुका है। ये तो सौदा करता है ना। कैसे उस जमाने में, ये बता रहे हैं कि कैसे उस जमाने में लोग प्यार या शादी को व्यापार, सौदा की तरह देखते थे। प्यार का लेन देन प्यार से नहीं बल्कि पैसे से होता था। प्यार को एक तरह से वस्तु की तरह अदला बदली किया जाता था। तो यहाँ लव फॉर लव एक तरह का आयरोनी है। जी हाँ, देखने में टाइटल लव फॉर लव है, लेकिन लव फॉर मनी है। ये लव फॉर आप कह सकते हैं कि उसके पीछे का हवस भी हो सकता है। ठीक है जी। हाँ, ऑस्कर वाइल्ड का जो है एक और चीज
फिर से मैं बताना चाहूंगा कि आप ये सब सारी कविता या सारी जो वर्क हैं, जो भी, चाहे आपका पोइट्री है, चाहे प्रोज है, चाहे नॉवेल है, चाहे ड्रामा है, चाहे प्ले है, जो भी है, फिक्शन नॉन फिक्शन जो भी हम कवर करने वाले हैं 100+ आज, इसमें आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे कि कैसे कैसे लोग होते थे, कैसे कैसे लेखक हुए, जो क्या क्या नहीं लिखे, और कितना हम अनजान हैं उन सभी चीजों से। आप जब कभी सोचते होंगे कि अगर ये चीज के बारे में शायद लिखा होगा, हाँ, वो सब की चीजों के बारे में भी लिखा गया है, अब बहुत हद तक लिखा गया है, बशर्ते हमारी नजर वहां तक पहुंची नहीं है, वो रचना हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, मिली नहीं है ना। चलिए, ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इसमें अर्नेस्ट नाम का ही कैरेक्टर है और उन्हीं के बारे में है। उसी तरह से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कैंडिडा, जी हाँ, जॉर्ज बर्नार्ड साहब का कैंडिडा का है, तो ये कैंडिडा ही फीमेल कैरेक्टर है, उन्हीं के बारे में है, सब कुछ है। उसी तरह से जॉन गेल्सवर्दी का जस्टिस का है, तो जस्टिस, एक्चुअली जस्टिस का मतलब न्याय है, और न्याय उस समय के जो लीगल सिस्टम है उससे मांग की गई है। कैसे कि विलियम फाल्डर नाम का एक कैरेक्टर होता है, जो कि एक छोटा सा क्लर्क होता है, कैशियर कह लीजिए, और छोटे से फ्रेजरी के रूप में उसे जेल हो जाती है, और वो जो लीगल सिस्टम है कैसे उसके साथ अन्याय करता है, उसे जेल ही केवल नहीं होती बल्कि उसे एक एकांत कारावास में डाल दिया जाता है, और एकांत रहते रहते वो फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या कर लेता है। तो उस समय के लीगल सिस्टम पे ये सवाल उठाया गया है जॉन गेल्सवर्दी के द्वारा, है ना, कि छोटे से अपराध के लिए कैसे उसका बलि चढ़ा दिया गया। टीएस एलियट साहब का मर्डर इन कैथेड्रल, मर्डर इन कैथेड्रल सुनने में लग रहा है कि कैथेड्रल यानी कोई चर्च है जिसमें मर्डर हो गया, लेकिन ये किसका मर्डर हुआ आपको पता नहीं है। ये मर्डर किसका है, कोई आम आदमी का बात नहीं, मर्डर नहीं है, ये आरवी सब थॉमस बेकेट साहब के मर्डर की बात है, जिनका मर्डर जो है इनसाइड कैंटरबरी कैथेड्रल में हुआ था, कैंटरबरी का जो चर्च है वहां हुआ था, ठीक है ना। हाँ, जिसके बारे में, इसी थॉमस बेकेट के बारे में कौन, जॉफरी चौसर साहब लिखते क्या है जी, तो लिखते हैं कि जॉफरी चौसर साहब द कैंटरबरी टेल्स लिखते हैं, और उस कैंटरबरी टेल्स में जो पिलग्रिम्स है वो कहां जा रहे हैं, उसी थॉमस बेकेट के कब्र पे जा रहे हैं, प्रार्थना करने, प्रे करने, एक तरह का तीर्थ स्थल बन चुका है, ठीक है जी। हाँ, जॉन ऑसबर्न, ये लुक बैक इन एंगर, लुक बैक इन एंगर, जिमी पोर्टर, है ना, इस तरह का कैरेक्टर है। लुक बैक इन एंगर, किस तरह से वो देखता है गुस्से, मतलब एक तरह का ये ड्रामा है, ठीक है जी। साइमन बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडेट, वेटिंग फॉर गॉडेट को तो भैया एब्सर्ड ड्रामा भी कहा जाता है। ये एब्सर्ड कहने का मतलब क्या हुआ, एकदम बेतुकापन वाला ड्रामा। वेटिंग फॉर गॉडेट, गॉडेट कहा गया एक तरह से एक भगवान, एक मसीहा जो कि आएंगे, जिसका इंतजार कुछ कैरेक्टर कर रहे हैं लेकिन वो कभी आते नहीं है ना, मतलब कि फालतू का थीम है, इसलिए इसको एब्सर्डिस भी कहा जाता है। चलिए, हम लोगों ने ड्रामा कवर कर लिया, अब बात करते हैं ब्रिटिश प्रोज एंड फिक्शन की, हिस्ट्री ऑफ प्रोज एंड फिक्शन एंड द फॉलोइंग टेक्स्ट। सबसे पहला क्या है, डेनियल डिफोई का रोबिन्सन क्रूसो। रोबिन्सन क्रूसो के बारे में आपको पता होगा, रोबिन्सन क्रूसो इसका मेन कैरेक्टर है, जी हाँ, रोबिन्सन क्रूसो, ठीक है। कैसे रोबिन्सन क्रूसो जो है अपने समुद्री यात्रा पर निकलते हैं, कैसे उनका जीवन आगे कष्ट में होता है, कैसे मतलब कि आपदाओं का, विपदाओं का इनको सामना करना पड़ता है, वही रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में है। जेने ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ये प्राइड एंड प्रेजुडाइस क्या है, तो प्राइड एंड प्रेजुडाइस यानी प्राइड कहने का मतलब गर्व, और प्रेजुडाइस कहने का पूर्वाग्रह। एक डार्सी है, एलिजाबेथ बेनेट है, ये एक दूसरे पर जल्दी विश्वास नहीं करते, तो इस तरह की कहानी है प्राइड एंड प्रेजुडाइस की, ठीक है जी। चार्ल्स डिकेंस साहब का ए टेल ऑफ टू सिटीज, ए टेल ऑफ टू सिटीज यानी लंदन और पेरिस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान लंदन यानी इंग्लैंड का एक राज्य, एक शहर, और पेरिस फ्रांस का शहर, इसके बीच की कहानी को दिखाया गया है, इनके बीच के फैमिली की कहानी को दिखाया गया है। किस दौरान के, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान के। एमिली ब्रोंटी का आपका उदरिंग हाइट, उदरिंग हाइट क्या कहता है सर, तो उदरिंग हाइट कहने का मतलब क्या हुआ, उदरिंग हाइट मतलब कि भयंकर हवाओं या खराब मौसम वाली ऊंची जगह, उथल पुथल से भरा हुआ जगह, और कैरेक्टर का भी जीवन उसी उथल पुथल से भरा हुआ रहता है, इसलिए उदरिंग हाइट नाम दिया गया है। जॉर्ज इलियट का साइलस मार्नर, ये साइलस मार्नर क्या है जी,
तो ये साइलस मार्नर एक्चुअली में कैरेक्टर ही है और उन पे ही ये फिल्म आया गया, उन्हीं पे लिखा गया है। आई समझ में? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी? तो आगे है आपका थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, महापौर। मेयर का मतलब होता है महापौर, जो कि आपका मेट्रो सिटी में होता है या फिर नगर परिषद में होता है महापौर। और ये कैस्टरब्रिज क्या है? एक जगह का नाम है। ठीक है जी। हाँ, तो यहां इसमें जो कैरेक्टर है जिसका नाम है माइकल हैचर्ड, उसी के मतलब माइकल हैचर्ड, जो कि मैं एक तरह का मेयर है कह सकते हैं, अंत में गरीब बन जाता है, गरीब बन के मरता है, उसी के बारे में ये कहानी है। कहने का मतलब तो वो मेयर है, शुरुआत में मेयर दिखाया गया, टाइटल में भी मेयर दिखाया गया, महापौर है, लेकिन वो बाद में गरीब होके मरता है। तो एक तरह का आयरोनी आप कह सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, डीएच लॉरेंस साहब का जो शॉर्ट स्टोरी है द फॉक्स है, द वाइट स्टॉकिंग है ना, ये भी पढ़ने वाली है, बहुत ही बढ़िया है। द फॉक्स का मतलब लोमड़ी, आप समझ रहे हैं, और लोमड़ी किसका प्रतीक होता है? छल कपट का प्रतीक होता है। वही व्हाइट स्टॉकिंग कहने का मतलब आप समझ सकते हैं सफेद रंग का स्टॉकिंग, एक तरह का सफेद मोजा, जो कि छोटा वस्तु होता है, छोटी सी चीज होती है ना। और उसके बारे में ये बताया गया है कि कैसे वो छोटी सी चीज भी जो है विवाद का जड़ बन जाती है, संघर्ष का जड़ बन जाती है, और कैसे उसे निपटा जाता है, इसके बारे में ये बताया गया है। ये सबसे बढ़िया है, हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। फ्रांसिस बेकन साहब का ऑफ स्टडीज, जिसमें कहा गया है कि रीडिंग मेक ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। कैसे अगर हम रीड करते हैं तो हमें पूर्ण आदमी बनते हैं, हम पूर्ण रीडर बन जाते हैं। जब हम बातें करते हैं एक दूसरे से तो कैसे तैयार व्यक्ति बन जाते हैं, रेडीमैन बन जाते हैं। और जब हम लिखते हैं तो तब जाके एग्जैक्ट होता है, हमारी जो प्रसिद्धि है या फिर उस विषय पे जो पकड़ है वो जाके एग्जैक्ट हो जाती है। इसलिए बहुत सारे एग्जामिनेशन में, बड़े बड़े एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव जोड़ा जाता है एग्जैक्ट मैन बनाने के लिए, है ना। हाँ, तो आप देख सकते हैं ऑफ स्टडीज जो है वो वाकई बहुत बढ़िया है ना। क्या पढ़े, कैसे पढ़े, उसका क्या बेनिफिट है ना, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं स्टडी के, इसके बारे में बताया गया है ऑफ स्टडीज में। तो ये जो है ऐसे जो है हर किसी को पढ़ना चाहिए, ये ऐसे है। ठीक है जी। हाँ, ईएम फोस्टर साहब का जो ऐसे है व्हाट आई बिलीव, है ना, उनके व्यक्तिगत सोच पे आधारित है जी। जी हाँ, व्यक्तिगत सोच के बारे में वो बताता है कि वो क्या विश्वास करते हैं, क्या नहीं करते हैं। एजी गार्डिनर साहब का जो ऐसे है ऑन सेइंग प्लीज, ये बहुत अच्छा बात है जी। शब्द छोटा होता है कि, है ना, बहुत छोटा शब्द है, जैसे कि हम कहते हैं ना प्लीज, सॉरी, थैंक यू, बहुत छोटे शब्द होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे शब्द ही जो है हमारे अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये छोटे शब्द अगर समय पे कह दिए जाए तो बड़े भयंकर परिणाम होते होते बच जाते हैं, झगड़े होने से बच जाते हैं, है ना। क्योंकि वो छोटे से गलतियों या छोटे छोटे चीजों से ही भयंकर दिक्कतें आ जाती है आगे चल के। तो कह सकते हैं कि शब्द छोटा है पर इसका समाज निर्माण में बड़ा योगदान होता है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 कवर कर लिया। अब बात कर लेते हैं ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आप देख सकते हैं जो रचनाएं हैं, है ना, जो कि क्रिटिसिज्म एक्चुअली होता क्या है? तो क्रिटिसिज्म मतलब डिस्कशन होता है, एक एवोल्यूशन होता है या इंटरप्रिटेशन होता है ऑफ लिटरेचर का, डेप्थ में जाके कि क्या वो लिटरेचर है, उसका क्या एवोल्यूशन है, उसके क्या मतलब है, क्या अप्रोच है, क्या कौन से, या फिर इंटरप्रिटेशन, उसको इस तरह से लेखक समझाते हैं। मतलब कि मान के चलो कि कोई लेखक है जो कि लिख दिया और वो मर गया, अब उसके बारे में हमको पता नहीं है। अब वो रचना के बारे में हमको पता चलता है कि अच्छा वो ये रचना लिखी गई है। जब उसे हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे शब्द ऐसे मिलते हैं जो कि समझ के परे होते हैं, या फिर उसके अलग अलग मतलब निकलते हैं, मल्टीपल मतलब निकलते हैं। तो फिर एक लेखक आता है जो क्रिटिसिज्म के लेखक कहे जाते हैं, वो आते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। और हो सकता है कि वो एनालाइज करे फिर दूसरा करे तो अर्थ वेरी करे, लेकिन जब वो एनालाइज करते हैं तब जाके वाकई में हमको समझ में आता है अच्छा ये कहना चाह रहे थे। तो जो भी वर्क हम पढ़ते हैं, चाहे शेक्सपियर का हो, चाहे मिल्टन का हो, चाहे मार्लो का हो, उनका जो हम हिंदी सारांश पढ़ते हैं उतने सुलझे हुए शब्दों में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं से क्रिटिक का ही वो रोल होता है, क्रिटिक का ही वो देन होता है जो आसानी से हम समझ पाते हैं। मतलब क्रिटिक जो होता है वो मात्र बुक के गुड और बैड को नहीं बताता, बल्कि वो एक्सप्लेन करता है बुक के इंटरनल मीनिंग को, उसको इवेल्युएट करता है, उसको जज करता है,
वर्क के वैल्यू को फ्रेम आउट करता है और वो बताता है कि वो फेमिनिस्ट है, वो किस पे है, मार्क्सिस्ट है या फेमिनिस्ट है, या किस कैटेगरी में वो फिट होता है, किसके बारे में वो डिस्कस करता है, क्या इसका मतलब निकलता है। ऊपर से तो पढ़ने में बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन अंदर घुसेंगे तो उससे भी ज्यादा गहराई पे हम जाते हैं और बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है ना, तो ये उसके बीच की रचनाएं हैं। अब आ जाइए जरा सा इंडियन पोइट्री की बात कर ले सर। तो इंडियन पोइट्री में अगर पहला पोइट्री जो डिरोजियो साहब का जो देखा जाए, पहला पोइट्री जो है डिरोजियो, जो कि ये मेल है, इनको फीमेल समझने का कोशिश आप नहीं करेंगे, ये मेल है। इनकी जो पोइट्री है, इनका पूरा नाम है हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, है ना, हाँ पूरा नाम है। इनकी जो ये पोइट्री है, इसका जो शीर्षक है पोइट्री, पोइट्री के बारे में भी है, मतलब पोइट्री शीर्षक भी है और ये पोइट्री के बारे में ही है। जिस प्रकार एक महान व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, उसी प्रकार से डिरोजियो पोइट्री को संबोधित कर रहे हैं और पोइट्री के बारे में ये सारी चीजें वो लिख रहे हैं कि पोइट्री क्या है, पोइट्री कैसी है, क्या है ना। चलिए, उस तरह से तारू दत्त का अगर लोटस देखे तो लोटस कमल का फूल राष्ट्रीय प्रतीक है। ये कैसे गुलाब जो है यूरोप का प्रतीक बना, और कैसे मतलब गुलाब, सॉरी फॉर दैट, लोटस जो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारे देश का यानी हिंदुस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगर गुलाब की बात करें तो यूरोप का राष्ट्रीय प्रतीक है, और लिली की बात करें तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है। अब दोनों के बीच में प्रतियोगिता होती है और कैसे हमारा लोटस जीत जाता है, इसकी कहानी को मतलब फिल्माया गया इस कविता में। ठीक है जी, हाँ, एक तरह का काल्पनिक है। आर के नारायण का, सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर साहब का वेयर द माइंड इज विदाउट फ्री, मतलब वैसे देश की कल्पना करना जहां जो है, ये क्लास 11 की कविता है। जी हाँ, क्लास 11 की फर्स्ट कविता, ये क्लास 11 की कविता है सर, बता दें आपको, क्लास 11, जी हाँ, बिहार बोर्ड के क्लास 11 की कविता है ये। ठीक है, और पहली कविता है। ठीक है, मतलब जहां हमारा दिमाग जो है फ्री रहे, स्वतंत्र है, विदाउट फियर, सॉरी फॉर दैट, विदाउट फियर, बिना डर का रहे। ये बिना डर का दिमाग का रहने का मतलब क्या है जी, तो जहां गुलामी ना रहे, जहां हम अपने मन से करें, हमारी प्राइवेसी रहे, हमारी स्वतंत्रता रहे, उस समाज की कल्पना ये कर रहे हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ठीक है जी, हाँ। सरोजिनी नायडू का द पेल्क्विन, जिसको अगर पेल्क्विन कहें तब भी ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसे पालकी ढोने वाला, हाँ, तो पेल्क्विन बियरर्स यानी पालकी, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, समझे ना, जो कुम्हार लोग उठा के दुल्हनों को बक्स में डाल के लेके जाया करते थे, वो पालकी की बात हो रही है। तो पालकी ढोने वाले कुम्हार को डेडिकेट किया गया है ये कविता, उनके लेबर को, उनके मेहनत को डेडिकेट किया गया है। ठीक है ना, हाँ। कैसे लोग उसे अछूत भी मानते थे और कैसे उनके ही गाड़ी में बैठ के जाया भी करते थे, और महारानी जाया करती थी, है ना। कमला दास का एन इंट्रोडक्शन यानी परिचय, यह हर महिला का परिचय है। जी हाँ, ये परिचय केवल कमला दास अपने नहीं दे रही, ये हर महिला का परिचय है, जो अपनी पहचान, अपनी भाषा और अपने शरीर, मतलब शारीरिक पहचान के लिए संघर्ष करती है कि भैया उनका भी समाज में कोई महत्व है। क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी में समझ ही रहे हैं, घर के अंदर रहो, तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो इस पहचान को लेके ये लिखा गया है कमला दास के द्वारा। उसके बाद है अगला जो है निसिम इजकिल कह सकते हैं, निसिम इजकिल साहब का द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये नाइट, स्कॉर्पियन कहने का मतलब बिच्छू, और बिच्छू जो उस रात काट लेता है ना, एक जहरीला, मतलब यह एक मात्र जहरीले या जहर से भरे जानवर के काटने की कहानी नहीं है, बल्कि डर, अंधविश्वास, ममता और सहनशीलता और पावरफुल कमेंट है ये सर। कैसे कोई बिच्छू या फिर विष जिसके पास नहीं है, वो भी सांप, कोई छोटा सा इंसेक्ट काट लेता है, तो कैसे हम जो है डर में जीने लगते हैं, अंधविश्वास के चलते किसी झाड़ फूक करवाने चले जाते हैं, कैसे उसमें ममता बरसती है हमारे परिवार की, सहनशीलता, इस पे एक कमेंट है सर, हाँ, जो कि पुराने जमाने में हुआ करता था, अभी भी है, ऐसा नहीं है, अभी भी गांव देहात में है, ये भरा पड़ा है, डॉक्टर के पहले लोग उन्हीं के पास लेके जाते हैं। आर के रामानुजन साहब का एस्ट्राइडर्स कहने का मतलब, एस्ट्राइडर एक प्रकार का पानी के ऊपर चलने वाला एक जंतु होता है, कीड़ा होता है ना, देखने में एक
साधारण शीर्षक लग रहा है ना, पर यह बदलती परिस्थिति के ऊपर संतुलन बनाए रखने और नहीं डूबे आगे बढ़ते रहता है इसकी क्षमता। और ये शीर्षक उसी की बात करता है, उसकी एबिलिटी की बात करता है। कैसे आज के समाज में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको स्ट्राइडर बनना पड़ेगा। मतलब समाज नीचे नीचे, आप ऊपर ऊपर, हम चले डार डार, तुम चलो पात पात, समझ रहे हैं ना। मतलब कि बैलेंस बना के कैसे चलना है इस समाज में, इसकी बात करते हैं। ठीक है, बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हमको अगर जीना है तो दोनों को खुश रखना पड़ेगा, या दोनों से बच के रहना पड़ेगा, अच्छे लोगों से भी और बुरे लोगों से भी। क्योंकि अच्छा भी अगर आपके साथ ज्यादा मतलब अच्छे के साथ है तो बुरा वाला आप पे अटैक कर सकता है, अगर बुरे के साथ है तो अच्छे वाले को बुरा लग सकता है। तो अपने आप को कैसे मेंटेन करके चलना है। अरुण कुलतकर का एन ओल्ड वुमेन, एन ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन कहने का मतलब क्या है जी? तो वही पुरानी औरत, बुढ़ी औरत। लेकिन यहाँ बुढ़ी औरत कहने का मतलब क्या है? तो बुढ़ी औरत कहने का मतलब कि उनके जीवन, उनके लाइफ और उनके स्ट्रगल, उस पुरानी औरत, उस बुढ़ी औरत के लाइफ और स्ट्रगल की बात बताई गई है और उन कुलतकर के द्वारा। ठीक है जी, हाँ। विक्रम सेठ, ए लिटिल डिस्टेंस, ए लिटिल डिस्टेंस कहने का मतलब हुआ कि थोड़ी दूरी, यानी सेपरेशन, पर्सनल स्पेस की बात की गई है। कैसे आम जीवन में ये जरूरी होता है कि भैया किसी को अलग कमरा दे दिया जाए, उसको स्पेस दे दिया जाए ताकि वो अपने जीवन को जी पाए, ना कि वो सार्वजनिक जीवन में हमेशा रहेगा तो फिर उसका जो है प्राइवेसी या फिर अपना जीवन जो है खत्म हो जाएगा। कैसे हम आज अपने घर में ही एक सेपरेट रूम चाहते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि नहीं, कुछ चीजें हैं जो कि पर्सनल होनी चाहिए। सुजाता भट्ट का जो है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, वॉइस यानी आवाज, अनवांटेड गर्ल, ये भी क्लास 11 में पढ़ना है सर। जी हाँ, ये 9वां नंबर क्लास 11 का पोएम है। ये वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, अनवांटेड कहने का मतलब आप देखते हैं ना कि बेटे के चाहत में बेटी पे बेटी होती जा रही है, मतलब फीमेल फोर्टिसाइड, इनफेंटिसाइड के बारे में है, ये भ्रूण हत्या के बारे में है। तो उस अनवांटेड गर्ल की आवाज कि मां मैं भी तुम्हारी संतान हूं, वो बेटा ही क्यों, मैं भी तुम्हारी संतान हूं, मुझे भी इस धरती पे आने का हक है, मैं भी वो कर सकती है जो वो कर सकता है, मैं भी वो सम्मान दिला सकती है जो वो दिला सकता है। तो उस अनवांटेड, अनवांटेड मतलब जिसे इच्छा नहीं है, माता पिता नहीं चाहते कि वो हो। उसके बाद अगला है जी अगले राइटर हैं हमारे यूनिस डिसूजा साहब का स्वीट 16। ये स्वीट 16 कहने का मतलब मीठा जो 16 वर्ष का उम्र है, ये जो मासूम 16 वर्ष का उम्र है। एक्चुअली स्वीट 16 का मतलब वो मासूम जो 16 वर्ष का उम्र है, जिस उम्र में कहा जाता है कि क्या आपको पढ़ना है हमारे समाज में, क्या नहीं पढ़ना है, तुम लड़की हो लड़के के साथ नहीं घूमोगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो ये जो पाबंदियां लगाई जाती है स्वीट 16 की उम्र में, उसी पे ये लिखा गया है। ठीक है जी। गुरुदास मुखर्जी, और एक सौभाग्य हमारा भी रहा है जब इंद्रवर मुखर्जी, इनके पुत्र, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उस समय हम पढ़ रहे थे। तो गुरुदास मुखर्जी को अगर जहां भी होंगे हमारी तरफ से नमन। द होली हुक इन्होंने लिखा है, द होली हुक, मतलब होली हुक कहने का मतलब एक तरह का मतलब गुलखैरा, गुलखैरा एक प्रकार का फ्लावर होता है, एक प्रकार का, जी हाँ, जी हाँ, ये एक प्रकार का फ्लावर है। और ये गुलखैरा के नाम से पास्ट मेमोरी को, जो कि इंटरनल लव है, उस लव को या फिर उस कनेक्टिविटी को दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी, हाँ। उसके बाद है आगा शहीद अली का पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। आप समझ सकते हैं पोस्ट कार्ड पर छपे सुंदर से कश्मीर का जो फोटो है वो अब कितना बदल गया है, इसके बारे में ये लिखते हैं। वो मतलब पुरानी जो उनकी मेमोरी है, जो उस दर्दनाक मेमोरी के बारे में वो बताता है, जो सुंदर याद को भी समेटे हुए है और कड़वी सच्चाई को भी समेटे हुए है। जैसे कि आपको पता है कैसे कश्मीर में हिंसा, है ना, हिंसा से जुड़ी हुई जो कहानियां कश्मीर की रही है, उसी के बारे में एक तरह से कह सकते हैं ये है। काबिज खैर का साउथ दिल्ली मर्डर, साउथ दिल्ली मर्डर एक बड़ी प्रचलित मर्डर केस का मतलब कि केस है जिसके बारे में है ये, और ये भी क्लास 11 का 10वां नंबर पोएम है ना। साउथ दिल्ली यानी वो शहर जो कि अमीरों के रहने के लिए एलिट सोसाइटी माना जाता है,
क्योंकि साउथ दिल्ली कहने का मतलब हो गया कि जहां एलिट लोग रहते हैं, एलिट सोसाइटी के लिए ये जाना जाता है, वहां एक मर्डर हो जाता है। और आपको पता है कि जब शहरों में और जहाँ खासकर अमीर लोग रहते हैं, जहाँ एक दूसरे को किसी से मतलब नहीं रहता, क्योंकि गांव देहात में देखते हैं कि एक दूसरे से लोगों को ज्यादा मतलब रहता है, लेकिन शहर में ये नहीं रहता। वहां वो कैसे वो मर्डर हो जाता है, और जब मरी होगी वो चिल्लाई भी होगी, वो हेल्प भी मांगा, है ना, मांगता है वो आदमी, लेकिन कोई उसको मदद करने नहीं जाता, क्योंकि वो उस तरह का सोसाइटी, उस तरह का कंस्ट्रक्शन ही है उसका। सब कुछ सेपरेट होता है, सब लोगों की अपनी सेपरेट दुनिया होती है। तो वहां एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई मदद नहीं करता, तो उस पे वो मानव की हत्या और नैतिकता पे ये सवाल उठाता है कविता। ठीक है जी, साउथ मर्डर दिल्ली। इंडियन ड्रामा की बात करें तो इंडियन ड्रामा में अगर कालिदास की बात करें तो कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम को नहीं जानते हैं जग में, है ना, कालिदास साहब को नहीं जानता है जी। तो कालिदास का जो है अभिज्ञान शकुंतलम की अगर बात करें तो राजा दुष्यंत और अपने जो दुष्यंत हैं अपनी पत्नी को कैसे पहचानते हैं, एक श्राप के माध्यम से कैसे जो है, आप सुने होंगे इस कहानी को अगर, तो कैसे एक श्राप के कारण जो है राजा सब कुछ भूल गए हैं और अंत में जो है अपनी पत्नी की दी हुई अंगूठी को देखते हैं तो उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। इस कहानी के बारे में अभिज्ञान शकुंतलम है। वही अगर सुदृढ़ का कहें, मरिच कटिक मरिच मिर्च मिर्च कटिकम, मिर्च कटिकम मतलब मिट्टी का खिलौना कह सकते हैं, मिर्च कटिकम यानी मिट्टी का खिलौना, देखने में बड़ा ही खिलौना या उसका गाड़ी, खिलौना वाला गाड़ी, तो देखने में बड़ा ही साधारण मतलब कि इसका शीर्षक है, लेकिन ये साधारण शीर्षक भी प्रेम, न्याय और सामाजिक बदलाव की कहानी है। जी हाँ, कैसे बसंत सेना और तारुदत्त के बीच में मोहब्बत होता है, उनके बीच के प्रेम और उस समय के समाज और उस सामाजिक परिवर्तन के बारे में ये बताता है मृच कटिकम। ठीक है जी। अब इस सीरीज में या इस लेक्चर में हम पहले ही बता चुके हैं कि समराइज करते हुए थोड़ी थोड़ी चीजें इसके बारे में बताते हुए चलेंगे, ताकि आपको ना लगे कि ये अनसुना है। जब हम फिर अलग से वीडियो बनाएंगे और डिटेल में जब घुसेंगे तब। ठीक है जी। विजय तेंदुलकर का जो साइलेंस है, द कोर्ट इज इन सेशन, साइलेंस मतलब शांत हो जाओ, क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई जो है अभी चल रही है। ये आप अक्सर सुनते होंगे, सुने हैं कि नहीं सुने हैं, जब कोर्ट में जाए होंगे या फिल्मों में देखे होंगे, तो उसकी बात करता है। मतलब समाज, ये कहते हैं कि समाज भी मान के चलो एक कोर्ट है, कोर्ट की तरह है, काम करता है, जो लगातार महिलाओं को ट्रायल पे रखता है ना, और कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, साइलेंस यानी तुम चुप रहो। ये एक तरह का कटाक्ष है जी। ये कोर्ट वो कोर्ट नहीं है जहां फैसले और जहां वकील और जज रहते हैं, ये कोर्ट हमारा समाज को बना लिए हैं, और कहते हैं कि कैसे लोग जो है जज और वकील बन जाते हैं और कहते हैं कि तुम चुप रहो। किसको? महिला को। एक तरह का व्यंग भी है। गिरीश कर्नाड का हायावदाना, हायावदाना, हायावदाना का मतलब क्या होता है जी? तो हायावदाना का मतलब होता है घोड़े का चेहरे वाला, घोड़े का चेहरे वाला, मतलब सर जो है आदमी का, धर जो है आदमी का, इंसान का, लेकिन चेहरा जो है घोड़े का। ये एक ऐसी स्थिति है जो अपने शरीर, मन और समाज के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा है और अपने पूरे पहचान के तलाश में है। नहीं समझे? ऐसा तो होता है ना समाज में, लोग कहते हैं ना कि ये जो है शेर के गिदर का मतलब कि जो है खाल ओढ़े हुए है, लेकिन ये शेर है, मतलब कि दिखावटी, दिखावापन, इसकी बात। महेश दत्तानी का फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन कहें तो अंतिम समाधान, और अंतिम समाधान ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता। ये अंतिम समाधान जो है कुछ नहीं होता, लोग इसके आड़ में हिंसा करते हैं, एक समुदाय दूसरे समुदाय को मारता है ना। कह रहे हैं कि अंतिम समाधान के नाम पे यही होता है। जो अंतिम समाधान की बात करते हैं वो कुछ नहीं करते, वो केवल एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये फाइनल सॉल्यूशन में ये है। फिर से हम बात कर ले, हाँ हम आपको बता दें कि इसमें से कुछ रचनाएं हटा दी गई है। क्यों? क्योंकि उसे रिपीट कर दिया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा, उसको हटा दिया गया है। अगर आप इसके मुख्य सिलेबस से देखेंगे तो उसमें आपको ये जो रचनाएं आप यहाँ देख रहे हैं, इतनी रचनाएं को फिर से रिपीट कर दिया गया है, तो उसे मैंने यहाँ हटाने का काम कर दिया है। अब बात कर लेते हैं इंडियन प्रोज एंड फिक्शन, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश
इंडियन इंग्लिश प्रोज एंड फिक्शन एंड द फॉलोइंग टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आर के नारायण साहब का द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। स्पिरिट ऑफ फ्रीडम कहने का मतलब स्वतंत्रता की भावना। स्वतंत्रता की भावना इसमें क्या है जी? तो इसमें दिखाया गया है, इसमें लिखा गया है, डर और संकीर्ण सोच से मुक्ति, विचार और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा की स्वतंत्रता, इन सब की स्वतंत्रता की बात की गई है द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम में। पंडिता रमाबाई का विडोहुड जो है, विडोहुड यानी कहने का मतलब क्या है जी? मतलब विडो आदमी का बोला जाता है विधवा, विधवापन। 19वीं सदी के समाज विधवाओं के अधिकार और सुख सुविधाओं को लेकर जो इग्नोरेंट था, मतलब उस समय जो है विधवा को एकदम इग्नोर किया जाता था, उसे कोई सुख सुविधा नहीं दी जाती थी, मतलब उसे एक अछूत की तरह माना जाता था, आप कह सकते हैं, उसकी मतलब हिमायत करता है ये जो है टाइटल। और ये जो है पंडिता रमाबाई का विडोहुड। विवेकानंद, जी हाँ, विवेकानंद, इन्हें कौन नहीं जानता है जग में, है ना। इंडिया आवर मदरलैंड, भारत हमारी मातृभूमि। भारत केवल मातृभूमि नहीं है, बल्कि यह ऐसे भारत के प्रति हमारी श्रद्धा, प्रेम, सेवा की भावना को दर्शाता है। जी हाँ, इंडिया आवर मदरलैंड पढ़ना चाहिए। एम के गांधी यानी महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ए स्टेन ऑन इंडियाज फोरहेड, भारत के सर पे जो कलंक लगा है, वो कलंक क्या चीज है? इट इज इट इज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, छुआछूत के विरुद्ध लिखा गया है सर। गांधी जी कहते हैं अपने ही देश के लोगों के साथ छुआछूत और अमानवीय व्यवहार करना भारत के सारे आध्यात्मिक दावों और सभ्य होने के दंभ पे, उसके घमंड पे बहुत बड़ा कलंक है। ये राष्ट्रीय पाप है, ये भी कहते हैं, ये छुआछूत जो है, लेकिन तब भी चल ही रहा है। जवाहरलाल नेहरू, द री अवेकनिंग ऑफ इंडिया, री अवेकनिंग ऑफ इंडिया यानी भारत फिर से जाग जाओ, उसका पुनर्जागरण। ये टाइटल बताता है कैसे भारत कॉलोनियल रूल जो हुआ था, जो ब्रिटिश शासन था, उसके बाद उस दौरान कैसे वो बैकवर्डनेस हो गया था, मतलब पूरी तरह से पीछे चला गया था। लेकिन अब एक लंबी नींद से और उसकी स्थिरता के बाद ये जग उठा है और ये धीरे धीरे अपने पुराने ग्लोरी को अपने संपन्नता को, अपने प्रसिद्धि को हासिल कर लेगा। राजेंद्र प्रसाद सुभाष चंद्र बोस का वुमेन्स रोल इन नेशनल मूवमेंट, महिलाओं का रोल नेशनल मूवमेंट पे है। ये कहते हैं कि भैया महिलाएं को कम नहीं आंकना है। सुभाष चंद्र बोस साहब महिलाओं को फ्रीडम फाइटर में सहायक की भूमिका में नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि वो मेन भूमिका में रहें। और इसी ऐसे यही ऐसे मतलब ये केवल ऐसे नहीं, बल्कि नेताजी के एक्शन भी हैं। रानी ऑफ झांसी यानी झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन का आधार भी रहा है ये ऐसे, है ना। चलिए, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद का यूनिटी एमिस्ट एडवर्सिटी, जी हाँ, विविधताओं में एकता, विविधताओं में एकता, विविधता में एकता की जो बात करते थे हमारे राजेंद्र प्रसाद की, हमारा जो मुल्क है, जो भारत जिसे हम कहते हैं, ये अनेकता में एकता है। जैसे यहाँ जो है धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज, है ना, के नाम पे भारी विविधता आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद भी हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं, हम भारत के निवासी हैं, भारत के बारे में सोचते हैं, ये हमारी विविधता में एकता है। सलीम अली साहब, मैन एंड नेचर इन इंडिया, द इकोलॉजिकल बैलेंस। जी हाँ, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर हम हैं तो हमारे जो इन्वायरमेंट में जो पेड़ पौधे हैं उसी के दम पे हम हैं। अगर उसके और हमारे बीच का जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ऐसे बताता है कि विकास और प्राकृतिक संरक्षण के बीच में संतुलन बनाना बड़ा जरूरी है, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। नहीं तो वही बात हो जाएगा कि बड़ी कंपनी आएगी और पेड़ पौधे काट के फैक्ट्री लगा देगी, फिर वो तो पैसा कमाएगी और जाके अपने लिए सभी सुविधाएं हासिल कर लेगी, लेकिन वहां रहने वाले लोग के जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगा, उनका लाइफ साइकिल जो है और उनका लाइफ ड्यूरेशन जो है वो घट जाएगा, क्योंकि शुद्ध हवा तो रह नहीं जाएगी। जयप्रकाश नारायण साहब का नेशनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता, ये ऐसे क्या कहता है जी? तो ये ऐसे इसी की तो बात करता है।
ये ऐसे बताता है कि राष्ट्र का उद्देश्य राष्ट्र की एकता और नागरिकों का कल्याण होना है। नागरिकों का कल्याण ना हो, एकता को अगर मेंटेन ना कर पाए तो ये तो केवल छुपा हुआ एजेंडा हो जाएगा नेताओं का। तो इस तरह की राष्ट्रीयता नहीं चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं वर्क ब्रिंग्स सोलेस। ये तो भैया मतलब कि मेरा कोड है कि भैया जो आपका कर्म है वही आपको शांति दिला सकता है। कर्म ही आपका पूजा है, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हैं तो वो ही आपको चिंता, उदासी, निराशा, आलस्य जैसे निगेटिव फीलिंग से मुक्ति दिला सकता है। कर्म ही सबसे बड़ा सुख और मोक्ष है। काम से प्यार करे, यही हर दुख से आपको मुक्ति दिलाने का काम करेगा। तो इसी के साथ हम लोग प्रिस्क्राइब्ड एसे को भी कवर कर चुके हैं। प्रिस्क्राइब्ड स्टोरी की अगर बात करें तो एम आर आनंद का जो है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, बार्बर्स का जो है एक यूनियन बनता है। ट्रेड कहने मतलब बिजनेस करने के लिए यूनियन बनाया जाता है। ये पहला यूनियन होता है जो कि क्योंकि उससे पहले कोई भी ठाकुर का जो नाई का कोई यूनियन नहीं रहता। तो यूनियन बनाने के पीछे का कारण क्या है कि उनकी एकता और उनके बिजनेस में कोई अड़चन ना आए, या फिर वो अपनी बातों को गंभीरता से रख सके, क्योंकि लोग उन्हें ओझ समझते थे, छोटा समझते थे और जैसे मन करे वैसे ट्रीट करते थे। तो ये कह सकते हैं कि ये मानववाद और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये बताता है कि हर इंसान समान होता है और उसे गरिमा के साथ, उस हक के साथ जीने का अधिकार है। इसकी बात करता है। आर के नारायण का एन एस्ट्रोलॉगर्स डे। एन एस्ट्रोलॉगर्स डे कहने का मतलब क्या हुआ जी? तो एस्ट्रोलॉगर कहने का मतलब ज्योतिषी, ज्योतिषी का वो दिन। इस कहानी का जो ज्योतिष है वो एक्चुअली जो ज्योतिष नहीं, वो झूठा आदमी है, वो झूठा ज्योतिष है जो कि फ्यूचर से नहीं बल्कि अपने पास्ट से डरता है, क्योंकि उसने एक पास्ट में घटना की है। और वो घटना क्या है? तो वो एक व्यक्ति को मार दिया है और उसे लगता है कि भैया मार दिया तो उसका काम तमाम हो गया, लेकिन वो फिर से फ्यूचर में आ जाता है उसके सामने डर के रूप में। तो इसी के आसपास ये कहानी घूमती है। रस्किन बॉन्ड का जो है थिप 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 यानी चोर, है ना। चोर कहने का मतलब क्या है? तो चोर कहने का मतलब जो सामान चोरी करता है। लेकिन ये जो इसमें कैरेक्टर जो डेनिस है, सॉरी दिनेश है, दिनेश पहले चोर रहता है, बाद में ईमानदार हो जाता है, पर लोग उसे चोर ही समझते हैं। ये कहानी बताती है कि लोग कैसे किसी को पास्ट एक्शन के आधार पर ही उसे जज करते हैं। लेकिन ये कहानी ये भी बताती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर लोग सुधरना ही नहीं चाहेंगे और उन्हें सुधरने का मौका मिलेगा तो उसे वो अपनाना नहीं चाहेंगे, वो चोर का चोर ही बना रह जाएंगे और इस तरह से समाज को इससे नुकसान है ना। हाँ, इससे सुधार की गुंजाइश नहीं रह जाएगी, क्योंकि हर कोई ना कोई गलती करता है और उसे उसी के आधार पे अगर थप्पा लगा दिया जाएगा तो फिर वो उसी कैरेक्टर में जीना पसंद करेगा और उसे लगेगा कि यही ठीक है, क्योंकि इसी में हमको फायदा भी है ना। चलिए, झुम्पा लहिरी का अगर सेक्सी कहें तो सेक्सी शब्द सुनने में तो लगता है कि भैया सेक्सी का मतलब क्या होता है, आप भी समझ रहे होंगे, लेकिन ये एक शब्द जो है खोखलेपन का निशानी है। कैसे एक देव नाम का व्यक्ति होता है जो मिरिंडा नाम की एक फॉरेन गर्ल होती है, उसको सेक्सी कह देता है, और वो मिरिंडा जो है उस सेक्सी को लगाव, अटैचमेंट समझ लेती है और उनके चक्कर में पड़ जाती है और देव उसका भरपूर फायदा उठाता है। तो यही कहानी है इसका सेक्सी का। तो खोखलापन कहने का मतलब कि खोखलापन ही है ना। वो तो कह के निकल जाता है लेकिन वो बेचारी पड़ जाती है और उसका मिसयूज होता है, उसके साथ गलत होता है। शशि देशपांडे का हियर मी संजय, मुझे सुनो संजय, ये मुझे सुनो संजय उस महिला का आवाज है, उस समाज के उस अनसुने वस्तु का आवाज है, जो एक महिला है, जो एक महिला का आवाज है, जिसे चार दीवारी में कैद कर दिया गया है, जिसका कोई पहचान नहीं है, उसकी बात करता है। यानी महिलाओं पे आप देख सकते हैं, महिलाओं से रिलेटेड या देश से रिलेटेड, देश की यूनिटी से रिलेटेड, देश की एकता से रिलेटेड, इससे रिलेटेड हमारे देशवासियों की जो, हमारे देश के जो राइटर हैं वो बढ़ चढ़ के लिखे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो मतलब कि सोशल कल्चर रहा है या सोशल कल्चर का जो डिमेरिट रहा है कुछ इसी प्रकार का रहा है। कुशवंत सिंह का जो द वॉइस ऑफ गॉड, गॉड की जो आवाज, ये गॉड का आवाज कितना सुंदर टाइटल है इसका। लेकिन कहानी आप सुनोगे ना तो आपको भी लगेगा कि सही में ये अंग्रेजों के साथ भी होता था, हमारे यहाँ भी होता था। इसमें एक्चुअली वॉइस ऑफ गॉड नहीं है, मतलब भगवान की कोई आवाज नहीं है, बल्कि बल्कि वॉइस ऑफ ग्रीड है। वॉइस ऑफ ग्रीड मतलब लालच की आवाज है। लालच की आवाज कहने का मतलब क्या है कि कैसे पंडित पंडित जो है कि लक्ष्मीदास जो है, पंडित लक्ष्मीदास एक पुजारी, वो जो कि झूठा,
पुजारी जो है वो झूठ बोलता है। वो कहता है ये भगवान का कहना है कि मंदिर का चढ़ावा कैसे खर्च करना है वो मैं करूंगा, वो मैं जानता हूँ। और ये कहानी धर्म के नाम पर ठगी और पाखंड को दिखाता है ना। हाँ, वावनी भट्टाचार्य का स्टील हॉक। स्टील हॉक जो है, मतलब स्टील कहने का मतलब इस्पात, इस्पात कहने का मतलब कि मतलब लोहा, है ना। और हॉक कहने का मतलब एक बड़ा जहाज। तो एक मशीन, मतलब स्टील कहने का मतलब एक तरह से मशीनीकरण, आधुनिक चीजों को इंडिकेट करता है। और बाज के हॉक कहने का मतलब एक बाज भी होता है, बाज भी कहते हैं इसको। तो एक जिसको जो कि एक बड़ा जहाज के रूप में इंडिकेट किया गया है, कैसे एक इस गांव के ऊपर से एक बड़ा सा जहाज जाता है। बहुत पहले जब लोग जहाज नहीं देखा करते हैं और लोग डर जाते हैं, आश्चर्य में आ जाते हैं कि आखिर ये है क्या, है ना। हाँ, तो इसकी बात ये करता है। अगला हम बात करते हैं अमेरिकन लिटरेचर के हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री ऑफ एंड द फॉलोइंग टेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें क्या है जी, तो टेनिस विलियम्स का द ग्लास मैनेग्री है। द ग्लास मैनेग्री क्या कहता है, तो ग्लास मैनेग्री एक्चुअली कांच के पशु पक्षियों की बात करता है, उसके संग्रह की बात करता है। और ये बताता है कि इसकी कहानी जो है सपनों की कहानी है, जो कि यथार्थ के बीच के अंतर को बताती है। यानी सपनों की कहानी, सपने और यथार्थ के बीच के अंतर को बताया गया है इस कविता की, मतलब कि इस वर्क के माध्यम से। ठीक है जी। उसी तरह से अगर टोनी मोरिसन की बात करें, तो टोनी मोरिसन का जो बिलॉव्ड है, बिलॉव्ड, जी हाँ, जो बिलॉव्ड है, ये जो बिलॉव्ड है ये क्या कहता है, तो टोनी मोरिसन का जो बिलॉव्ड है, ये एक्चुअली बिलॉव्ड सुन के तो आपको लग रहा होगा कि सर बिलॉव्ड तो एक बहुत अच्छा टाइटल है ना। देखने में, सोचने में बहुत अच्छा टाइटल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। बिलॉव्ड एक बच्ची का नाम है जिसकी माँ बहुत प्यार करती है उससे, परंतु वही उसके जान की दुश्मन बन जाती है, क्योंकि माँ को ये पसंद नहीं है कि उसकी बेटी भी गुलामी की जंजीरों में बन जाए और उसे लोग आए और लेके चले जाए गुलाम बनाने के लिए। तो एक गुलाम माँ जो है अपने बेटी को गुलाम बनाना नहीं चाहती है, इसीलिए वो उसे जान से मार देती है। तो एक कहते हैं ना, एक दोस्ती मूवी देखे होंगे जिसमें हाथी से राजेश खन्ना बहुत प्रेम करते हैं और उसे कष्ट होता है तो हाथी को गोली से मार देते हैं। कुछ इसी प्रकार का हिसाब किताब आप समझ सकते हैं। जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उसके दुखों और कष्टों को नहीं देख पाते, है ना। तो एक माध्यम होता है कि उसे सदा के लिए उस दुख और कष्ट से मुक्त कर दिया जाए, यानी उसकी जान ले ली जाए। एडगर एलन पोई का द परलोइंड लेटर। परलोइंड का मतलब हो गया आपका चुराया हुआ लेटर। ये चुराया हुआ पत्र, एक्चुअली ये पत्र जो है एक गोपनीय दस्तावेज है जिसको लेने के बाद जो है इससे ब्लैकमेल किया जा सकता है, और इसी प्रकार की इसकी कहानी है। ओ हेनरी का द लास्ट लीप। द लास्ट लीप कहने का मतलब एक अंतिम पत्ता, यानी पेड़ का जो अंतिम पत्ता है, जो एक अंतिम होप है, एक अंतिम उम्मीद है ना। और इसी से जुड़ा हुआ है इनके जीवन की कथा गथा, और जीवन को भी अपने ये जोड़ते हैं कि कैसे एक आखिरी उम्मीद बची हुई है हमारे जीवन में। एफ एस्कॉट फिट्ज गेराल्ड, जी हाँ, एफ एस्कॉट फिट्ज गेराल्ड साहब का द क्रेकफ। द क्रेकफ वाकई में बहुत ही मजेदार रचना है। क्रेकफ का मतलब क्या होता है, मतलब क्रेकफ कहने का मतलब टूटना। और ये टूटना, क्या टूटना, तो मानसिक विघटन की बात है। इसमें जो कैरेक्टर हैं को एहसास होता है कि सफलता और धन भी जो है वो खुशी और मानसिक शांति की गारंटी नहीं दे सकता। समझ रहे हैं ना। सफलता, हम अक्सर समझते हैं कि हम सफल हो गए तो चलो अब शांति मिलेगी, पैसा आ गया तो अब सुख संपत्ति मिलेगी और सुख शांति मिलेगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ होता तो जो अमीर होते उनको अलग अलग प्रकार की बीमारियां और माइग्रेन जैसी चीजें नहीं होती, है ना। हाँ, ये उसी सब का परिणाम होता है। विलियम फॉल्कनर का ड्राई सितंबर। विलियम फॉल्कनर जो अमेरिकन हैं, और इनका जो ड्राई सितंबर है वाकई में ये बहुत ही अच्छी रचना है। कहने का मतलब तो सूखा सितंबर, जहां मौसम नहीं, मौसम नहीं, सूखा पड़ा हुआ है ना। मतलब पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, बल्कि लोगों के अंदर की दया करुणा खत्म हो गई है, उसको दिखाता है ये रचना। जी हाँ, लोग किस तरह से हिंसक बनने को तैयार हैं। जिस प्रकार मौसम की गर्मी आग लगाने के खतरे को बढ़ावा देती है, उसी प्रकार ये जो नस्लीय घृणा है, जो काला और गोरा का जो घृणा है बीच में, क्योंकि अगर हम इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां काला और गोरा को लेके ही
लड़ाई था। हमारे यहाँ छोट जात, निम्न जात, उच्च वर्गीय, मध्य वर्गीय, इसकी लड़ाई थी, लेकिन वहां नस्ल की लड़ाई थी, काले और गोरे की लड़ाई थी। तो ये कह रहे हैं कि किस तरह से ये नस्लीय घृणा जो है और इसकी हिंसा जो है ये बढ़ती जा रही है और ये देश को बर्बाद कर देगी। ठीक है ना। उसके बाद जो है एने ब्रेड स्ट्रीट, एने ब्रेड स्ट्रीट एक्चुअली में महिला कवि हैं। इनका जो ये जो प्रोलोग है, प्रोलोग मतलब कविता के पहले जो प्रस्तावना होता है, छोटी सी बात जो होती है, छोटी सी जो कविता होती है, उसे कहते हैं। तो इसमें ब्रेड स्ट्रीट ने के कविता संग्रह की जो शुरुआत करती है, इसमें वो कहती है, बताती है कि कैसे महिलाओं को विनम्र और कम आंका जाता है। कि महिला है मतलब कि ये शालीन होगी, विनम्र होगी, कम बोलेगी और ज्ञान में भी कम होगी। वो दिखाना चाहती है कि हम महिला भी किसी से कम नहीं है, हम पुरुषों से कम नहीं है, पुरुषों के डोमिनेंस में भी सफल हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जहाँ जो सेना केवल पुरुषों की प्रधानता के लिए माना जाता था, और माना जाता था कि सेना में तो केवल पुरुष जाएंगे, लेकिन महिलाएं भी गई और एक से बढ़कर एक कारनामा कर रही है और अपने परचम को लहरा रही है और दिखा रही है कि हम महिला हैं और हम किसी से कम नहीं हैं। और ये बात बहुत पहले एने ब्रैड स्पिट ने कही थी। वाल्ट विटमन का जो सिलेक्शंस फ्रॉम लिप्स ऑफ ग्रास जो है, इनका एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, उससे लिया गया है। उसी में जो है ओ कैप्टन माई कैप्टन है, पैसेज टू इंडिया है ना। तो ओ कैप्टन माई कैप्टन एक तरह का एलिगी है जो कि अब्राहम लिंकन पे है, अब्राहम लिंकन को डेडिकेट किया गया है। और पैसेज टू इंडिया के बारे में तो आपको पता ही है। पैसेज टू इंडिया जो है वो जब भारत में आते हैं, जो भारत में दौरा करते हैं, भारत में घूमने आते हैं, उस पर लिखा गया है पैसेज टू इंडिया। एलिक्स सरमन एलिक्स का जो क्रो टेस्टामेंट है, क्रो टेस्टामेंट या इवोल्यूशन, ये दो इनकी रचनाएं हैं, क्रो टेस्टामेंट और इवोल्यूशन। ये दोनों की जो कहानी है, अमेरिका के मूल निवासी काले और गोरों, जी हाँ, काले और गोरों पर सफेद लोगों का जो जुल्म सितम होता था, उसकी कहानी है। उसके बाद अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो है द रोड नॉट टेकन और स्टॉप्ड बाई वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग की अगर बात करें, तो द रोड नॉट टेकन का मतलब क्या है। अक्सर हमारे जीवन में दो रास्ते होते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे जीवन में दो रास्ते होते हैं और हम उस रास्ते को चुनते हैं जो पॉपुलर होते हैं, जो लोगों के द्वारा ज्यादा चुने जाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि वो रास्ता जिसे लोग नहीं चुनते हैं, वो भी रास्ता अच्छा हो सकता है, वो भी हमें सफल बना सकता है। उसके बाद स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग की अगर बात करें, तो ये एक्चुअली में प्रकृति और जीवन के बीच के द्वंद्व को दिखाता है। जी हाँ, प्रकृति और जीवन के बीच के द्वंद्व को दिखाता है। और अब आगे बढ़ते हैं, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की बात करते हैं। जी हाँ, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की बात करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का मतलब क्या हुआ जी। तो पोस्ट कॉलोनियल, कॉलोनियल कहने का मतलब कॉलोनी, इंग्लैंड की जो महारानी थी उसके बाद मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का हर जगह कॉलोनी था, हर जगह उनका शासन था। तो वो जब शासन व्यवस्था हटा, उसके बाद का जो लिटरेचर है, या फिर मतलब कह सकते हैं उसके बिगिनिंग से लेकर उसके एंडिंग तक का जो टाइम लाइन है, उसके बीच का लिटरेचर है, उसकी बात करना है। और वो शासन व्यवस्था केवल इंग्लैंड में ही नहीं था, यूरोप के बहुत सारे कंट्री में था, तो उनकी भी बात करनी है ना। तो उसमें पहला कह रहा है कि ए में कह रहा है द बिगिनिंग ऑफ एंड द एंड ऑफ द एरा, मतलब वो बिगिनिंग और एंड ऑफ द एरा, ये जो कॉलोनियल एरा था उसके बीच में जो आया, जो भी राइटर आया, वो जो भी वो लिखे, उसकी बात पूरा कवर कर लिया है, समझ रहे हैं ना। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी और साइलेंट फीचर्स की बात करनी है। उसके बाद अगर सेकंड में कह रहा है कि पोइट्री को स्पेशली यहाँ कुछ फिगर आउट कर दिया गया है। पाब्लो नेरुडा का टुनाइट आई कैन राइट, आज की रात में लिख सकता हूँ। ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आज की रात में लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने अब अपने प्रेम और दर्द से मुक्त होने का फैसला कर लिया है। अक्सर क्या होता है ना, जब आदमी किसी के यादों में, किसी के प्रेम में टूट जाता है, तो लिखना पढ़ना ये सब कुछ बंद कर देता है। अक्सर हमारे जीवन में भी होता है। और ये सब जब बंद हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं करते, एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन हम तय करते हैं कि नहीं, जीवन ऐसे नहीं चलेगा और ये सब छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तब हम जब लिखना शुरू करते हैं तो वैसी स्थिति आती है। तो ये पाब्लो नेरुदा यही बात कहते हैं। डेरेक वालकोट साहब का जो ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये क्या है एक्चुअली। ये डेरेक वालकोट एक अफ्रीकन है और ये जो ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये इनके अपने पूर्वजों की कहानी का दस्तावेज है, पूर्वजों की कहानी से जुड़ा हुआ है। जो उनके पूर्वज अफ्रीकन थे,
उनकी पोइट्री से ये जुड़ता है। ठीक है। आर के रामानुजम का द स्ट्राइडर ये रिपीट हो चुका है। स्ट्राइडर वो जल पे चलने वाला जो अथी होता है, छोटा सा जीव होता है। गैब्रियल ओकारा वंस अपॉन ए टाइम, अक्सर क्या कहा नहीं जाता है, अक्सर कहानी की शुरुआत जो होती है, एक जमाने में एक समय में ऐसा हुआ करता था। अक्सर इसमें जो परियों की कहानी हमारे दादियों के द्वारा सुनाई जाती थी, इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो कितना ईमानदार होते थे, कितना असली होते थे, है ना, और वो झूठे नहीं होते थे। लेकिन आज का समाज हमारा पूरी तरह से झूठा और दिखावटी हो गया है, उस पे ये एक व्यंग है। डेविड मालवो का रिवॉल्विंग डे कहने का मतलब वही जो बार बार मतलब वापस आने वाला, बार बार याद आने वाला समय, है ना। ये कहते हैं कि अक्सर मैं उन सारी चीजों को, जो हमारे प्रेम थे, जो हमारे तीर्थ थे, उनको भी भूल गया हूँ, लेकिन वो बार बार याद आते हैं, उसी के बारे में है ये। ड्रामा की अगर बात करें तो बादल सिरकर का इंडियन हिस्ट्री मेड इजी इन 2 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम्स में इन्होंने लिखा है। पहला है इंडियन हिस्ट्री मेड इजी और लाइफ ऑफ बंगाला, एक है इंडियन हिस्ट्री और दूसरा है इंडियन हिस्ट्री मेड इजी लाइफ ऑफ बंगाला। इसमें दोनों में अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों में एक कॉमन है। ये दोनों जो है ये कहते हैं, ये जो दोनों बातें हैं ये कहती है कि हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है कैसे उसको आसान बना दिया गया है। जी बात तो सही है, आसान तो बना दिया गया है। क्या उसमें जो राजा महाराजा, जो लोगों, जो महान पुरुष है, उनकी जो वीर गाथा सुनाई गई है, राजा महाराजा का जो बलिदान सुनाया गया है, उनके जो कर्म दिखाए गए हैं, क्या वही हकीकत है? क्या वही हकीकत है? उसे जो आसान और निष्क्रिय बना के दिखाया गया वही हकीकत है? क्या इतना निष्क्रिय और आसान है हमारा इतिहास? नहीं, हमारा इतिहास आसान भी नहीं है और निष्क्रिय भी नहीं है, बल्कि वो जटिल है। और उसकी जो कहानियां हैं वो केवल महान लोगों की कहानियां नहीं है, बल्कि साधारण लोगों की भी कहानी है, जन साधारण का भी कहानी है। दूसरी तरफ लाइफ ऑफ बगला में कहते हैं कि बगला नाम का एक गरीब किसान है, साधारण किसान है, उसके जीवन पर भी इतिहास के घटनाओं का असर पड़ता है, उसे इतिहास में नहीं दिखाया गया है। मतलब अगर कोई लड़ाई लगती है, कोई दंगा होता है, तो एक जनमानस पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन इतिहास में उसकी जगह नहीं होती है। इतिहास में तो केवल राजा और सम्राटों के ही बलिदान की कहानियां दिखाई जाती है। लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी लाखों लोगों का जो संघर्ष है और जो सपने हैं वो कैसे बर्बाद होते हैं, उसकी कहानियां कभी इतिहास में नहीं दिखाई जाती, जो कि हकीकत वाली कहानी वो होती है। तो उसको इन्होंने इसमें उजागर करने का काम किया है। यहाँ देखो तो आप चिनुआ एक्वे या एकेव का अगर बात करें, अगर इनकी बात करें सर, तो थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, ये पहला लाइन है द सेकंड कमिंग का, W.B. येट्स साहब का, हमने पहले भी जिक्र किया था। तो उसी का ये पहला लाइन है और उसी के पहले लाइन से ये इंस्पायर्ड है, उसी से ये शीर्षक लिया गया है। लेकिन इसमें कहानी कुछ और है, हालांकि मिलता जुलता है लेकिन कहानी कुछ और है। इसमें जो कैरेक्टर है, थिंग्स फॉल अपार्ट मतलब चीजें टूट के बिखर गई, चीजें जो है अब बिखर जाती है। इसमें जो कैरेक्टर है जिसका नाम है ओकेनको, वो की जो केवल कहानी नहीं है, ये पूरे उसके समाज की कहानी है सर, केवल उस कैरेक्टर की कहानी नहीं है, उसके पूरे समाज की कहानी कि कैसे यूरोपियन कंट्रियों का आगमन होता है, उनका दबदबा बढ़ने लगता है उनके सोसाइटी पे, और उनकी मान्यता, उनकी जो रीति रिवाज है, उनके जो चीजें हैं, जो विरासत है, वो टूटने लगती है, वो बिखर जाती है। इसकी कहानी है राजा राव का कांथापुरा एक्चुअली ये कर्नाटक का एक छोटा सा गांव है, काल्पनिक गांव इन्होंने बना के रखा है। और ये कहते हैं कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो है वो गांव से ही होती है, असली ताकत तो गांव है और गांव के लोग हैं, ये बताते हैं अपने कांथापुरा में राजा राव साहब। तो बढ़िया, मजा आया। चलिए और भी कुछ है, उसको भी बारी बारी से देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक की बात की गई है, डेफिनेशन और उसके फीचर की बात की गई है, लैंग्वेज के कितने वैरायटी होते हैं, ना, डायलेक्ट क्या है, रजिस्टर क्या है। मतलब कह सकते हैं कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो बातें हैं वो चाहे फोनेटिक्स हो, चाहे मॉर्फोलॉजी हो, है ना, टेक्निक ऑफ ऑरल प्रैक्टिस हो, ये सब जो है आप बीएड में पढ़े होंगे, अगर बीएड में पढ़े हैं तो बढ़िया है। उसी तरह से आगे देखते हैं ग्रामर एंड वोकेबुलरी की बात है, जिसमें ग्रामर के टॉपिक्स दिए गए हैं, नरेशन, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, है ना। उसके बाद लिटरेरी टर्म आ जाता है, फिर फिगर ऑफ स्पीच भी आप आगे, मतलब लिटरेरी टर्म की बात अगर करें यहाँ तो आप इसे फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी जान सकते हैं, है ना, जैसे एलिट्रेशन, एलेगोरी, एनाफोरा, एल्यूजन, है ना, ये सब भी आगे हम करवाएंगे, लेकिन इसमें हम विशेषकर वर्क की बात कर रहे हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज
कि टीचिंग की अगर बात करें, जो कि आपने बीएड में पढ़ा होगा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करें, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करें, है ना। उसके बाद आप मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें, जैसे कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, टीचिंग वोकेबुलरी, टीचिंग ग्रामर, टीचिंग पोइट्री, टीचिंग प्रोज, ये सब क्या होता है, कैसे इसमें पढ़ाया जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, ये सब की बातें की गई है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी क्रिटिसिज्म की बात है, यहाँ आप देख सकते हैं न्यू क्रिटिसिज्म, है ना। और उसके बाद आपको साइक्लो एनालिटिक क्रिटिसिज्म, कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, ये सब की बात हो रही है। उसके बाद इसी में एक आता है लिटरेचर ऑफ मार्जिनलाइज्ड, मतलब वो लिटरेचर जो कि एकदम से कह सकते हैं दलित लिटरेचर है या ट्रिबल लिटरेचर है या फिर वैसे लोगों के ऊपर है जिसे समाज में एक निम्न दर्जे का बना के छोड़ दिया गया था या छोड़ दिया गया है। तो दलित लिटरेचर में बामा एक नाम आता है, और ये बामा एक्चुअली फीमेल हैं जिनका पूरा नाम है बामा फॉस्टीना सोसाई राज बामा के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो बामा का जो काराकू है, काराकू एक्चुअली में क्या होता है जी, तो कराकू का मतलब एक कांटा होता है, एक कटीली झाड़ू होता है, झाड़ी होता है, जो कि रेगिस्तान वाले इलाके में मिलता है। और ये एक बायोग्राफी है, जी हाँ, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी हम कह सकते हैं इसको, ऑटोबायोग्राफी है। और ये जूठन भी जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का ऑटोबायोग्राफी ही है। तो अगर हम कहीं बात कहें बामा में, तो बामा में ये जो दिखाती है, जिस प्रकार से कांटा कहती है, जिस प्रकार से कांटा जो है वो कठोर होता है और उसके चुभने से दर्द होता है, वो दर्द देने वाला होता है, उसी प्रकार गरीबी और जातिगत भेदभाव जो होता है वो भी उसी प्रकार से कठोर और दर्द देने वाला होता है। ये आगे कहती है कि जिस प्रकार से जो कांटा है वो सख्त और किसी भी जमीन पे हो जाता है, मतलब बंजर जमीन पे भी हो जाता है, उसी प्रकार से हम हैं, यानी बामा हमारा, हम जो लोग हैं, हमारी जो सोसाइटी, हमारे जो समुदाय है, वो कभी भी हार नहीं मानेंगे। हम मानसिकता मतलब इस ये जो हमारे साथ किया जा रहा है इसके विरुद्ध में हम खड़ा होंगे, ये बात कहते हैं, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब का जूठन भी है, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है। इसमें लेखक जो दलित समुदाय से आते हैं वो कहते हैं कि दलित से जो भेदभाव की जो क्रूरता है उसकी सच्चाई इसमें दिखाई गई है। तो कैसे कैसे उन्हें उच्च जाति के लोगों द्वारा जूठा खाना खाने के लिए भी मजबूर किया जाता है, जो कि एक कलंक है, एक चीख है। मतलब इस जूठन के माध्यम से उन्होंने एक चीख को प्रेजेंट किया है, एक विद्रोह को इस मानसिक मतलब कह सकते हैं मानवीय दस्तावेज के माध्यम से देने का काम किया है ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब ने। उसके बाद अगर हम बात करें ममंग दाई या तेम सुला औ का, और ये दोनों फीमेल हैं, तो इन दोनों लेखिका की अगर बात करें, द ब्लैक हिल की बात करें, तो ब्लैक हिल कहने का मतलब है कि ब्लैक मतलब काला और हिल का मतलब पहाड़ी होता है। तो एक्चुअली ये अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियों या कहें प्रकृति के गोद में बसे इंसानों के जीवन संघर्ष और प्रेम की कहानियों को दिखाने का काम करता है, उनके रहस्यमय और दुखद कहानियों को दिखाने का काम करता है ये रचना। और साथ में ये एक तरह के इट इज एन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल इन्वेडर्स भी है, मतलब कि जो कॉलोनी इन्वेडर्स थे उनके विरोध में भी ये है द ब्लैक हिल। ठीक है जी। हाँ, उसके बाद तेमसुला आऊ का ये जो है आपका, इसका अगर उच्चारण करें तो कह सकते हैं लेबरनम, जी हाँ, लेबरनम फॉर माई हेड। ये लेबरनम क्या होता है, तो लेबरनम एक प्रकार का पीले रंग का लता वाला फूल होता है, जो इनके सोसाइटी में जो ये फीमेल कैरेक्टर हैं, इनके जो सोसाइटी, जो ये नागा सोसाइटी से आती है, नागा सोसाइटी में एक परंपरा रही है कि मरने के बाद आसपास में ये फूल जो है लटकाया जाता था, जो कि श्रद्धांजलि का प्रतीक होता था। तो उसी प्रकार से ये रचना भी उन लोगों के लिए ये श्रद्धांजलि देने का काम करती है। एलिस, अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर की अगर बात करें, तो एलिस वालकर का द कलर पर्पल अगर कहें, तो कलर पर्पल, अगर हम कलर पर्पल की बात करें, तो ये शीर्षक जो है सेलीराम का एक करेक्टर है, उसके आध्यात्मिक पुनर्जागरण की कहानी है, उसका प्रतीक है। लेकिन यहाँ एक अगर कलर पर्पल की बात करें, ये रचना का नाम कैसे आया इसकी बात करें, तो जो पर्पल कलर होता है वो लाल और नीले रंग के मिलने से बनता है, और जो लाल रंग होता है वो पीड़ा का, दुख का या रक्त का प्रतीक होता है, ये आपको पता है। और जो नीले रंग होते हैं वो शांति का प्रतीक होता है। तो अगर इन दोनों के मिलने से अगर पर्पल यानी बैगनी रंग बनता है, तो ये लेखिका कहती है कि हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार है। हमारे जीवन का ये जो नॉवेल है, ये नायिका जो शैली है उसके पीड़ा भरे जीवन से शुरू होकर उसके आत्मीय खोज
एक आंतरिक शांति तक की यात्रा को दिखाता है। साथ ही बैंगनी रंग जो है अफ्रीकी काले महिलाओं और उनके पुरुषों के द्वारा अत्याचार और उनके विरोध और उनके एकजुटता की कहानी को भी बयां करता है। राल्फ एडिसन का इनविजिबल मैन, और ये सबसे अंतिम वाला है और जिसकी हम व्याख्या हम करने जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो और ये क्लास बहुत ही मजेदार लगा होगा आपको और बहुत कुछ जानकारी और बहुत अनसुनी चीजों को सुनने का मौका आपको मिला होगा। और चूंकि ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, गेट बंद किए हैं और बच्चे हमारे बार बार बाहर से हाला कर रहे हैं कि पापा खोल दीजिए खोल दीजिए, बहुत देर से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन अब अंत होने वाला है, तो अंत भला तो सब भला। तो एक बार लाइक करके इस सेशन के लिए जरूर जाइएगा और कमेंट करके जरूर जाइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है ना। तो इनविजिबल मतलब होता है अदृश्य आदमी जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन ये एक तरह का आयरनी है। आयरनी क्या है सर? तो अनदेखा, जिसे अनदेखा किया जाता है। ये रचना अफ्रीकी अमेरिकी पहचान, जी हाँ, वो काले लोग, वो अश्वेत लोग जिसको अमेरिका में पहचान के लिए भी तरसा गया था, तरस गए थे लोग, सामाजिक पहचान, उपेक्षा और आत्मीय खोज का प्रतीक है ये। इसमें नायक जो है, जो अश्वेत है, उसे अमेरिकी समाज में काले गहरे भेदभाव के चलते जो है, काले गोरे भेदभाव के चलते जो है, एक व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि साधारण वस्तु की तरह ट्रीट किया जाता है उनसे। यानी नायक या उनका जो नस्ल है कि लोगों के होने या न होने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वो मानो कि अदृश्य हैं, उनकी कोई अपनी पहचान नहीं है, और इसी पहचान को स्थापित करने की यात्रा है ये रचना। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा सेशन जो है आपको मजेदार लगा होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा पूरे सेशन में। और अंतिम में आप देख सकते हैं सिलेबस ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल है ना। तो ये पूरा सिलेबस है आपका, और ये सिलेबस अगर आप चाहते हैं, है ना, तो हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फ्रेश दे देंगे, इसमें जो लाइन लगाया हुआ है नहीं, ये फ्रेश दे देंगे, और इसमें सब कुछ काट चाट के और बढ़िया सा हाईलाइटर करके आपको सिलेबस ढंग से तैयार कर दिया गया है। और ये कहाँ मिलेगा? तो हमारे स्काई इंग्लिश क्लासेस के चैनल पे मिल जाएगा, और ये लिंक भी हम डाल देंगे, पीडीएफ भी डाल देंगे। और ये वीडियो कैसा लगा अंत में आप जरूर बताइएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और आगे आपको ये वाला स्पेशल सेशन चाहिए क्या, ये भी कॉमेंट कर दीजिएगा और मैं तुरंत लेके आऊंगा। और सारे क्लासेस अब कंटिन्यू रहेंगे। इस बात के साथ, इस वादे के साथ हम लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। सफलता निश्चित मिलेगी, जो डटेगा, जो टिकेगा, वही आगे जीतेगा। चलिए, ओके, गुड बाय।